आवाज आ रही है मेरी सबको? Good morning, sir. Okay, so let me Good morning, share sir. my screen. So in last lecture, I think we create one temporary ID, right? And also register to the Power BI services. So that part, let's create one more time. Let's register with with a new account, and then we start with Power BI services, right? So Power BI services क्या है? Power BI services एक cloud service है, okay? Cloud service पावर बीआई डेस्कटॉप एप्लीकेशंस में आप रिपोर्ट्स बनाते हो एंड वो रिपोर्ट्स जब आपको आपके कलीग्स के साथ शेयर करने होते हैं देन उस टाइम पे आपको पावर बीआई सर्विसेज की नीड होती है। बेसिकली पावर बीआई सर्विसेज एक क्लाउड सर्विस है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। whatever reports you created in Power BI desktop applications, those reports are stored in cloud, that is on that services under different workspaces. सो अगर मैं फ्री अकाउंट यूज कर रहा हूँ, सो वी नो राइट कि हमने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में भी देखा था कि पावर बीआई के कुछ लाइसेंस पार्ट आता है, जैसे कि फ्री अकाउंट होता है वट एवर वी डूइंग इन पावर बीआई डेस्कटॉप एप्लीकेशंस राइट नाउ विच इज बेस्ड ऑन अ फ्री अकाउंट। सो पावर बीआई डेस्कटॉप एप्लीकेशंस को यूज करने के लिए हमें कोई अकाउंट की जरूरत नहीं है, हमें साइन इन भी वहाँ पे नहीं करना पड़ता, नेसेसरी नहीं है। बट जब मुझे वो रिपोर्ट्स को माइग्रेट करना होता है या पब्लिश करना होता है पावर बीआई डेस्कटॉप एप्लीकेशन से, let me open the Power BI desktop file. So this is my desktop file, right? मैं यहाँ पे एक यूजर से साइन इन हूँ, लेट मी साइन आउट दिस। तो यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन आता है एंड वी डू रिपोर्ट जनरेशन हो रहे, तो साइन इन मैंडेटरी नहीं है कि आपको रिपोर्ट जनरेट करने के लिए साइन इन चाहिए। आप रिपोर्ट जनरेट कर दिया देन केम अंडर दिस पब्लिश, आपको जब रिपोर्ट्स को पब्लिश करना होता है पावर बीआई सर्विसेज पे, तो आप इस पब्लिश पे क्लिक करते हो एंड देन वो आपको साइन इन का विंडो पूछता है यहाँ पे, राइट। लेट्स से कि मैंने पब्लिश पे क्लिक किया तो साइन इन का एक विंडो पूछेगा मुझे टू इन ऑर्डर टू provide credentials for the whatever the accounts or whatever the license you holding, Power BI Premium या Power BI Pro, Power BI Premium per user, so whatever accounts you having, आप उस email address and passwords को यहाँ पे put करते हो and sign in करते हो फिर account को, then you got the options कि ये जो particular reports है वो reports आपको किस workspace में publish करना है, right? So let's understand this कि Power BI services को registrations कैसे करते हैं। Let me open some temporary email address. मैं यहाँ पे incognito window open कर रहा हूँ। I'm searching for temp email, right? ये स्टेप हमने किया है ऑलरेडी बट अगेन मैं आपको शो कर रहा हूँ। मैं टेम्प ईमेल से एक नया ये एड्रेस जनरेट कर रहा हूँ। बेसिकली जब आप ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हो तो आपको एक ईमेल एड्रेस दिया जाता है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज को एक ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड देती है, माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट जो होता है। तो ये प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। ये प्रोसेस हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमारे पास कोई ऑर्गेनाइजेशनल अकाउंट नहीं है। सो हमें एक टेम्पररी ईमेल जिसका एक डोमेन है उस ईमेल को एज ए ऑर्गेनाइजेशनल अकाउंट कंसिडर कर रहे हैं एंड उस टेम्पररी ईमेल पे ट्रायल वर्जन्स को एक्टिवेट करके हम टेस्टिंग कर रहे हैं। नॉर्मली टेस्टिंग ऐसे ही करते हैं। आपका जो लाइसेंस होगा जब आप कंपनी ज्वाइन करोगे तो इंडिविजुअल कंपनी जो रहेगी आपकी वो आपको लाइसेंस प्रोवाइड करेगी एज पर द रिक्वायरमेंट। उनकी जो रिक्वायरमेंट रहेगी, बेसिकली प्रो लाइसेंस प्रोवाइड किए जाते हैं डेवलपर्स के लिए, तो कंपनी आपको वो लाइसेंस प्रोवाइड करेगी, ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड भी प्रोवाइड करेगी। सो ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, अभी हमारे पास नहीं है, इसलिए हम ये टेम्पररी ईमेल के थ्रू एक आईडी जनरेट कर रहे हैं। सो टेम्पररी ईमेल को मैं अगर ओपन करूंगा तो यहाँ पे एक कोई टेम्पररी ईमेल एड्रेस मुझे वो दिखाएगा जनरेट करके। सो लेट्स कंसिडर दिस इज माय ईमेल एड्रेस। सो मैं इस ईमेल एड्रेस को कॉपी कर लूंगा। इस ईमेल एड्रेस के साथ यहाँ पे एक इनबॉक्स भी आता है, ओके। तो इस विंडो को मैं ऐसे ही ओपन रखूंगा। मैंने ईमेल एड्रेस को कॉपी कर लिया। लेट मी ओपन अ न्यू टैब ओवर हियर एंड ओवर हियर आई एम टाइपिंग app.powerbi.com। ठीक है। जब आप फर्स्ट टाइम इस साइट को विजिट करोगे तो आपको वो रजिस्ट्रेशंस के लिए पूछेगा। काइंड ऑफ विंडो आपके सामने आएगी कि आपको एक पावर बीआई सर्विसेज को अगर लॉग इन करना है तो आपको एक ईमेल एड्रेस प्रोवाइड करना पड़ेगा। सो आई एम प्रोवाइडिंग दिस ईमेल एड्रेस व्हिच आई एम जनरेटिंग इन टेम्पररी ईमेल एंड से सबमिट।
So just follow this process. Let's get started with, so this email address, ये email address मुझे कहाँ पे मिला है? ये मेरा पर्सनल नहीं है, this is I got from my organization. हमें ऑर्गेनाइजेशनल अकाउंट ही चाहिए होता है जब हमें पावर बीआई सर्विसेज को या पावर बीआई लाइसेंस को अचीव करना होता है. सो दिस इज माय ऑर्गेनाइजेशनल अकाउंट, सो आई गॉट इट फ्रॉम माय ऑर्गेनाइजेशन. आई क्लिक ऑन नेक्स्ट. फिर मुझे वो पासवर्ड के लिए पूछेगा या दिस इंफॉर्मेशंस की, मेरा नाम वगैरह क्या है. सो आई जस्ट पुट माय नेम. आप अपना नाम पुट कर सकते हो, कंट्रीज वगैरह सेलेक्ट कर सकते हो. इंडिया. फोन नंबर मैंने डाल दिया. लेट्स से दिस इज माय फोन नंबर. आप अपना नंबर डाल सकते हो, कुछ इशू नहीं है इसमें. पासवर्ड क्रिएट करना है, सो लेट्स मी क्रिएट सम पासवर्ड. दिस ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड आपको किसी नोटपैड पे आप स्टोर करके रखो ताकि इन फ्यूचर पर्पज के लिए आपको ये लगेगा. सो ये पासवर्ड मैंने जनरेट कर दिया. यहाँ पे एक वेरिफिकेशन कोड आया होगा. कहाँ पे आया होगा? जो मेरा ईमेल एड्रेस है, इस ईमेल एड्रेस पे देखो, ये माइक्रोसॉफ्ट अज्यूर से एक वन टाइम वेरिफिकेशन कोड आएगा. दिस कोड नीड्स टू बी पुट इन दिस पर्टिकुलर वेरिफिकेशन कोड सेक्शंस. सो 163530, 163530. ठीक है, and I'll simply click on next. Fine, we are in last phase, confirmation details. Click on this get started. उसके बाद आप लॉगिन हो जाएंगे पावर बीआई सर्विसेज को. अगेन आपको ईमेल एड्रेस पुट करना पड़ेगा, आपका पासवर्ड. ओके, सो दिस इज माय पावर बीआई सर्विसेज का होम स्क्रीन. ये मेरे पावर बीआई सर्विसेज का होम स्क्रीन है. यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आपको कुछ मेनू दिखेंगे, ऑप्शंस दिखेंगे, जैसे होम, ब्राउज, वन लेग डेटा हब, एप्स, वर्कस्पेस, माय वर्कस्पेस. सो ये कुछ ऑप्शंस यहाँ पे है. ठीक है. So whatever we reports created in Power BI services, we store those report under workspace sections. इस workspace sections में हम reports को store करते हैं. डिफॉल्ट वर्कस्पेस जो होता है, दिस माय वर्कस्पेस, ये डिफॉल्ट क्रिएट होता है जब आप पावर बीआई सर्विसेज को लॉगिन करते हो. तो एक वर्कस्पेस वो आपको क्रिएट करके देता है. दिस इज योर डिफॉल्ट वर्कस्पेस व्हिच इज नोन एज माय वर्कस्पेस. आप यहाँ पे नए वर्कस्पेस बना सकते हो, मल्टीपल वर्कस्पेसेस आप क्रिएट कर सकते हो. और इस माय वर्कस्पेस में आप अपना पर्सनल यूज के लिए जो आप रिपोर्ट्स बनाते हो या टेस्टिंग के लिए बनाते हो, जो आपको ही चाहिए रिपोर्ट्स, आपको किसी के साथ शेयर नहीं करने, वो रिपोर्ट्स आप इस माय वर्कस्पेस पे रख सकते हो. अगेन आप नए वर्कस्पेस भी क्रिएट कर सकते हो फॉर योर रेफरेंस. आप एक नया वर्कस्पेस क्रिएट किया जहाँ पे आपने अपने अपने रिपोर्ट्स रख दिए. बट जनरली माय वर्कस्पेस क्या होता है? ये डिफॉल्ट वाला वर्कस्पेस है जहाँ पे आपको रिपोर्ट्स आप स्टोर कर सकते हो. वर्कस्पेस इज नथिंग बट अ फोल्डर. पावर बीआई सर्विसेज पे वर्कस्पेस एक फोल्डर का काम करता है जिसके अंदर आप रिपोर्ट्स को स्टोर करते हो. अगर मैंने पब्लिश किया रिपोर्ट, तो वो रिपोर्ट्स यहाँ पे देखो इस सेक्शन में मुझे दिखेगा. अभी यहाँ पे कोई रिपोर्ट यहाँ पे पब्लिश नहीं है, तो यहाँ पे भी कुछ दिखेगा नहीं. लेकिन जैसे मैं रिपोर्ट्स पब्लिश करूंगा तो यहाँ पे मुझे रिपोर्ट्स हैं उसका डेटा सेट दिखेगा. ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड कि पावर बीआई सर्विसेज में लाइसेंसिंग जो पार्ट है, लेट्स उसको एक बार गो थ्रू करते हैं हम कि कितने टाइप के लाइसेंसेस होते हैं एंड व्हाट प्रिविलेजेस आर दे गिविंग टू अस. सो मैं सिंपली यहाँ पे सर्च करता हूँ पावर बीआई लाइसेंस. पावर बीआई प्राइसिंग प्लान पे अगर मैं जाऊँ, दिस इज द ऑफिशियल माइक्रोसॉफ्ट वेबसाइट. ठीक है. सो फर्स्ट अकाउंट आता है फ्री अकाउंट. ओके, अगर मैं पावर बीआई सर्विसेज पे जाऊँ, जिस लॉगिन से मैंने अभी यहाँ पे लॉगिन किया, राइट, मैंने एक टेम्पररी ईमेल जनरेट किया. यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में
प्रोफाइल का जो साइन है यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे उस पर्टिकुलर लाइसेंस का डिटेल दिखेगा। लाइसेंस टाइप अभी मुझे क्या दिखा रहा है, फ्री अकाउंट दिखा रहा है, राइट। अगर आपका लाइसेंस प्रो है तो यहाँ पे दिखाएगा आपको कि लाइसेंस टाइप प्रो, या अगर पीपीयू है तो यहाँ पे दिखेगा लाइसेंस टाइप पीपीयू। ठीक है, पीपीयू का मतलब प्रीमियम पर यूजर। ओके, सो अगर मैं अगेन गो टू दिस लाइसेंसिंग पेज, तो फर्स्ट अकाउंट इज फ्री अकाउंट। इस फ्री अकाउंट में नॉर्मली इसके लिए कोई चार्ज नहीं किया जाता। आप आपके पर्सनल यूज के लिए ऐसे फ्री अकाउंट्स क्रिएट करके उसमें प्रैक्टिस कर सकते हो, टेस्टिंग कर सकते हो। सो इसमें क्या है, इंक्लूड रिच इंटरैक्टिव रिपोर्ट्स दैट पुट विजुअल्स एनालिटिक्स at your fingertips, including Microsoft Fabric free account. No credit card required. Upgrade to Pro and Premium to share the reports. मतलब फ्री अकाउंट जब होता है तो उस फ्री अकाउंट में बस आप आपके पर्सनल यूज के लिए उसको यूज कर सकते हो। अगर मुझे रिपोर्ट्स को किसी और यूजर्स के साथ शेयर करना है तो मुझे फिर पावर बीआई प्रो या पावर बीआई प्रीमियम पर यूजर लाइसेंस की नीड पड़ेगी। मुझे ये दो लाइसेंस परचेस करने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू शेयर माय रिपोर्ट्स विद अदर्स। लेकिन पावर बीआई के लिए या माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया हुआ है, आपको एक ट्रायल वर्जन भी दिया हुआ है। ट्रायल वर्जन मतलब अगर मैं फ्री अकाउंट यूज कर रहा हूँ, मैं वहाँ पे ट्रायल ऑन कर सकता हूँ। मेरी ट्रायल 60 डेज के लिए ऑन रहेगी, जिसमें आपको पावर बीआई प्रो लाइसेंस की प्रिविलेज मिलेंगे। ठीक है, पावर बीआई प्रो लाइसेंस को जो फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है वो 60 दिन के लिए आप फ्री में यूज कर सकते हो विथ यूजिंग फ्री अकाउंट। तो यहाँ पे पावर बीआई सर्विसेज पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, देखो फ्री ट्रायल, रिक्वेस्ट 60-day ट्रायल टू ट्राई माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक कैपेसिटी एंड पावर बीआई पेड फीचर्स फॉर फ्री। तो मैं यहाँ पे ट्रायल को ऑन करूंगा, एक्टिवेट, गॉट इट। तो माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक का मैंने ट्रायल ऑन किया। बेसिकली फैब्रिक इज काइंड ऑफ अ प्रीमियम फीचर्स जिसको मिलते हैं, वो ट्रायल मैंने ऑन किया। इफ अगेन आई गो टू दिस लाइसेंस पेज के ऊपर, लाइसेंस टाइप मेरा फ्री रहेगा, लेकिन देखो यहाँ पे ट्रायल स्टेटस आया अभी कि 59 डेज लेफ्ट। तो पावर बीआई प्रो लाइसेंस की जो फैसिलिटीज है वो फैसिलिटीज मुझे यहाँ पे मिलेंगी अभी पावर बीआई सर्विसेज के लिए। तो वो 60 दिन के लिए मैं यूज कर सकता हूँ। जब ये आपका 60 दिन का ट्रायल एक्सपायर हो जाएगा, यू कैन क्रिएट अनदर टेम्प ईमेल एड्रेस एंड अगेन यू कैन रजिस्टर फॉर अनदर 60 डेज फ्री ट्रायल। ठीक है, बट ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे नहीं होता, राइट, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में एक ही ईमेल एड्रेस होता है, तो उसकी ट्रायल आप एक्सटेंड नहीं कर सकते। आपको फाइनली अगर जब ट्रायल खत्म हो जाता है तो आपको लाइसेंस ही परचेस करना पड़ता है। बट हमारे केस में हम टेम्पररी ईमेल से लॉगिन कर रहे हैं, मल्टीपल टेम्पररी ईमेल्स हम बना सकते हैं और मल्टीपल ट्रायल्स ले सकते हैं। ओके, फाइन। सो जब भी आप ये टेम्पररी ईमेल बनाओगे, मेक श्योर दैट जो ईमेल एड्रेस आप जनरेट कर रहे हो यहाँ पे, आप ग्रुप्स में ट्राई करो कि सबका जो डोमेन रहेगा या एटलीस्ट 1 और 2 पर्सन का जो डोमेन रहेगा, दिस इज एट द रेट के बाद वाला जो है, दिस इज माई डोमेन। तो अगर आप सेम डोमेन की ईमेल एड्रेस आपको मिलते हैं, जैसे 2 पर्सन है उनको सेम डोमेन का ईमेल एड्रेस मिला है यहाँ पे, तो वो दो यूजर्स क्या कर सकते हैं, वो एक दूसरे को रिपोर्ट शेयर करके टेस्टिंग कर सकते हो रिपोर्ट्स का। सो अगर मुझे सेम डोमेन चाहिए यहाँ पे, जैसे आपका फ्रेंड फ्रेंड को ये डोमेन मिला है और आपको नहीं मिल रहा है यहाँ पे टेम्प ईमेल पे, तो आप यहाँ पे चेंज या डिलीट करके इसको मैं डिलीट कर दूंगा तो ये डिलीट हो जाएगा, कुछ नया ईमेल एड्रेस आ जाएगा। सो आप इसमें ट्रायल ले सकते हो कि जब तक आपको सेम डोमेन का ईमेल एड्रेस नहीं मिल जाता तो आप मल्टीपल टाइम इसको डिलीट करके, जब तक आपको ईमेल एड्रेस नहीं मिल जाता तब तक यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। वंस यू गॉट इट, आप उस ईमेल एड्रेस को यूज कर सकते हो फॉर विथ योर फ्रेंड्स फॉर द टेस्टिंग पर्पस की रिपोर्ट्स को एक दूसरे के साथ शेयर करना, राइट, एप्लीकेशंस क्रिएट करना। सो ये चीजें आप ग्रुप्स में कर सकते हो। अभी फिलहाल के लिए मैं बस आपको डेमोन्स्ट्रेटरी पर्पस दिखा रहा हूँ कि हाउ वी क्रिएट, हाउ वी रजिस्टर विद पावर बीआई सर्विसेज। फाइन, सो लेट्स गो टू अगेन दिस प्राइसिंग पार्ट। सो फ्री अकाउंट जो होता है पावर बीआई का, उसके लिए कोई चार्ज नहीं होता है। अगेन गो टू द पावर बीआई प्रो लाइसेंसिंग, उसका चार्ज होता है $10 पर यूजर पर मंथ। पर यूजर पर मंथ मतलब अगर मेरे पास लेट्स से कंपनी में 10 डेवलपर है, तो 10 डेवलपर को अगर मैं पावर बीआई प्रो लाइसेंस असाइन करता हूँ तो हर एक डेवलपर के लिए $10, तो 10 डेवलपर के $100 का मुझे चार्ज होगा पर मंथ के लिए। ठीक है, सो पावर बीआई प्रो लाइसेंस क्या होता है, यूजर बेस्ड लाइसेंस होता है, मतलब हर एक यूजर के लिए हमें सेपरेट लाइसेंस परचेस करना होता है।
ऐसा नहीं है कि मैं एक लाइसेंस परचेस कर लूँ और उस एक लाइसेंस के ऊपर 10 डेवलपर काम करें, ऐसा नहीं होगा। आपको हर एक डेवलपर के लिए प्रो लाइसेंस परचेस करना पड़ेगा। क्यों क्यों नेसेसिटी है इसकी? लेट्स से कि 10 डेवलपर है, एक डेवलपर ने रिपोर्ट को जनरेट किया एंड पावर बीआई सर्विसेज पे उसको पब्लिश कर दिया। जब उसको वो पर्टिकुलर रिपोर्ट्स अदर 9 डेवलपर के साथ शेयर करनी है वो रिपोर्ट्स, तो उन 9 डेवलपर्स को उस रिपोर्ट्स को देखने के लिए पावर बीआई प्रो लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। अगर उनके पास फ्री अकाउंट है, फ्री लाइसेंस है, तो वो रिपोर्ट्स को नहीं देख पाएंगे। तो रिपोर्ट्स को देखने के लिए उनको पावर बीआई प्रो या पावर बीआई प्रीमियम पर यूजर दिस लाइसेंस दे नीडेड। ओके, सो अगर मैं पावर बीआई प्रो एंड पावर बीआई प्रीमियम पर यूजर की बात करूं, तो एक लाइसेंस आता है $10 में पर यूजर पर मंथ की बेसिस में, सेकंड लाइसेंस आता है $20 पर यूजर पर मंथ। तो इसमें डिफरेंस क्या है? दिस पर्टिकुलर लाइसेंस, ये जो पावर बीआई प्रो लाइसेंस है, इस पावर बीआई प्रो लाइसेंस में आपको कुछ लिमिटेशंस उन्होंने प्रोवाइड किए, जैसे कि आपकी जो पीबीआईएक्स फाइल है जिसमें आप रिपोर्ट जनरेट करते हो, राइट, दिस इज आवर पीबीआईएक्स फाइल। जब भी मैं पावर बीआई की फाइल डेस्कटॉप पे क्रिएट करके स्टोर करता हूँ, तो ये फॉर्मेट में कौन से स्टोर होती है? एक्सटेंशन उसका होता है .pbix। तो ये pbix फाइल की कुछ साइज होती है, राइट। तो उस pbix फाइल की साइज पावर बीआई प्रो में 1 GB तक आप रख सकते हो, राइट। 1 GB तक आपको लिमिट दिया गया है कि आप पावर बीआई प्रो लाइसेंस यूज कर रहे हो। तो पावर बीआई प्रो लाइसेंस के लिए उस पर्टिकुलर वर्क स्पेस में जहाँ पे ये रिपोर्ट आप स्टोर करने वाले हो, पब्लिश करने वाले हो, तो इस रिपोर्ट की जो साइज रहेगी वो 1 GB तक आप पब्लिश कर सकते हो। सिमिलरली पावर बीआई प्रीमियम पर यूजर में वही लिमिट एक्सटेंड हो जाती है, राइट। सर एक डाऊट होता मध्ये बोला। लायसन्सला 1 GB जर डेटा असेल तर ते म्हणजे एका फाईलसाठी भेटतो का पूर्ण याच्यासाठी भेटतो? काय काय परत एकदा बोला. 1 GB जे स्टोरेज आहे ते प्रत्येक फाईलसाठी भेटणार का सगळ्या फाईलसाठी एकत्रच 1 GB असणार? नाही ते आता लेट्स से, लेट मी ओपन दिस पावर बीआई सर्व्हिसेस. So simply I type over here Power BI Pro versus CPU. साइज मतलब क्या होता है? जैसे कि आप show the comparison. There is some comparison chart also to see the license name. This one is also, I think, good. सी अगर मैं पावर बीआई प्रो लाइसेंस यूज करता हूँ तो मुझे 1 GB का मॉडल साइज लिमिट मिलता है। मॉडल साइज मतलब जैसे मैंने बोला कि दिस पीबीएक्स फाइल जो आप पब्लिश करोगे वर्कस्पेस के अंदर, उस फाइल का साइज 1 GB के अंदर होना चाहिए। वही अगर मैं पर यूजर लाइसेंस यूज करता हूँ, दिस इज द पीपीयू, पावर बीआई प्रीमियम पर यूजर। सो पर यूजर लाइसेंस में वही मॉडल साइज की लिमिट 100 GB हो जाती है, राइट। सो अगर जैसे आपका क्वेश्चन था कि अगर मेरी फाइल की साइज 1 GB है, तो वो दूसरी अगर मेरी एक फाइल क्रिएट कर दी तो उसका भी लिमिटेशन मुझे मिलेगा कि हाँ मिलेगा। लेकिन जहाँ पे मैं इन रिपोर्ट्स को स्टोर करता हूँ ना, इस वर्कस्पेस में, उस वर्कस्पेस की भी कैपेसिटी होती है। जैसे
अभी पावर बीआई प्रो के लिए आई थिंक 4 GB या समथिंग कुछ कैपेसिटी होती है। ये जो क्लाउड सर्विस पे जहाँ पे आप ये रिपोर्ट्स रखने वाले हो ना, दिस इज माय सर्विसेज, इस वर्कस्पेस की एक लिमिट होती है कि ये कितना डेटा होल्ड करेगा। लेट्स से कि इसकी लिमिट है 4 GB फॉर प्रो यूजर, तो 1 GB की आप 4 फाइल यहाँ पे रख सकते हो। तो 4 फाइल के बाद ये आपको स्टोर करने नहीं देगा डेटा, ये बोलेगा कि आपकी स्पेस जो है वो खत्म हो गई है। एक तो आप लाइसेंस को अपग्रेड अपग्रेड करो, या यहाँ पे जो ऑलरेडी पब्लिश रिपोर्ट्स है उसमें से रिपोर्ट्स को रिमूव करो इन ऑर्डर टू पब्लिश न्यू रिपोर्ट्स। ठीक है, समझ में आया? तो यस प्रीमियम सर। पर यू हाँ, प्रीमियम पर यूजर में क्या होता है? प्रीमियम पर यूजर में वही मॉडल की साइज जो है वो आपको 100 GB तक मिल जाती है। ठीक, यहाँ पे एक कंपैरिजन भी दिया हुआ है कि आप क्या क्या फीचर्स यहाँ पे कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे मैंने 4 GB जो बोला वो 10 GB है यहाँ पे लाइसेंस का। तो इसी इसी जो कंपैरिजन चार्ट है इसी में आपको वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ये पावर बीआई प्रो एंड पावर बीआई प्रीमियम पर यूजर दो लाइसेंसेस की बात करता हूँ, तो हर एक लाइसेंस में आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं वो फीचर्स यहाँ पे मिलेंगे। जैसे कि आप पावर बीआई प्रो लाइसेंस है आपके पास, तो आप क्रिएट रिपोर्ट्स विद पावर बीआई डेस्कटॉप कर सकते हो, टिक मार्क है। और पीपीयू के लिए भी टिक मार्क है। तो ये दोनों फीचर्स इन दोनों लाइसेंसेस में मिलते हैं। आप पब्लिश कर सकते हो रिपोर्ट्स को, कोलैबोरेट कर सकते हो अदर यूजर्स के साथ, दोनों में वो फैसिलिटी अवेलेबल है। लेकिन प्रीमियम पर यूजर्स में जैसे कि एडवांस एआई का फीचर्स प्रो लाइसेंस में नहीं मिलता आपको, वो पीपीयू में मिलता है। डेटा फ्लोज, एडवांस डेटा मार्ट्स, ये सारे ऑप्शंस जो है वो प्रीमियम कैपेसिटी के लिए, प्रीमियम लाइसेंस के जो ऑप्शंस होते हैं वो खुद कुछ हद तक, मतलब लास्ट का जो सबसे हाईएस्ट लेवल का जो लाइसेंस होता है पावर बीआई एम्बेडेड, ये लाइसेंस काइंड ऑफ प्रीमियम ही होता है। इसका पहले जो नाम था, ये एम्बेडेड अभी चेंज हुआ है, इसका पहले नाम था पावर बीआई प्रीमियम। ठीक है, मतलब लाइसेंसेस के टाइप पहले कैसे थे? पावर बीआई फ्री अकाउंट, पावर बीआई प्रो, पावर बीआई प्रीमियम पर यूजर एंड पावर बीआई प्रीमियम। ठीक है, तो प्रीमियम सबसे हाईएस्ट लाइसेंस होता था, जिसका कॉस्ट अराउंड होता था $4,500 से $5,000 पर मंथ। ठीक है, लेकिन वो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन लेवल सॉल्यूशन आता है। ऑर्गेनाइजेशन लेवल सॉल्यूशन मतलब लेट्स से कि मेरी कोई ऑर्गेनाइजेशन है और मेरी ऑर्गेनाइजेशन में लेट्स से कि 1000 एम्प्लॉय काम करते हैं। लेकिन मुझे क्या करना है अभी, जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं कि 1000 एम्प्लॉय है, उसमें से बस 10 जो यूजर है, उस 10 यूजर को ही वो पावर बीआई की रिपोर्ट देखने। मतलब हो सकता है कि एक यूजर ने रिपोर्ट बनाया, उस कंपनी के जब जो भी मैनेजर्स रहेंगे, उन मैनेजर्स को बस वो रिपोर्ट देखनी है, बाकी एम्प्लॉइज को रिपोर्ट देखने की जरूरत नहीं है। मैनेजर्स ने रिपोर्ट देख लिया तो मैनेजर्स उनके करस्पॉन्डेंट जो उसके अंडर जो एम्प्लॉय आते हैं उनको वो गाइड कर सकता है। तो कंपनी ने क्या किया, पहला सॉल्यूशन क्या लिया कि मैं 10 पावर बीआई प्रो या पीपीयू के लाइसेंस परचेस कर लूंगा, राइट? उसका कॉस्ट कैसे जाएगा? जस्ट हेलो, बोलना बोलना। इकडे एफसीला, एफसी रोडला क्लास आहे. नाही, चालू आहे. अरे लास्टचे 2 लेक्चर बाकी होते, तेवढे घेऊन टाक. का रे? बरं, करतो 11:30 परत. हॅलो, ठीक है। सो तो पहला सॉल्यूशन ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, ऑर्गेनाइजेशन ने 10 पावर बीआई प्रो या प्रीमियम पर यूजर के लाइसेंस परचेस कर लिए। अगर मैंने 10 प्रो लाइसेंस परचेस कर लिए तो मेरा कॉस्ट कितना जाएगा, $100 पर मंथ जाएगा, राइट? कंपनी की नीड क्या है, मुझे बस वो 10 डेवलपर्स को रिपोर्ट दिखे तो बस है। लेकिन सेकंड केस में कंपनी की नीड क्या है कि मेरे जो थाउजेंड्स एम्प्लॉय है, उन सभी एम्प्लॉयज को मुझे रिपोर्ट दिखानी है। तो अगर सारे एम्प्लॉयज को रिपोर्ट दिखानी है तो मुझे 1000 पावर बीआई प्रो लाइसेंस परचेस करने पड़ेंगे। तो इसका कॉस्ट कितना जाएगा, $10,000 के आसपास जाएगा पर मंथ। लेकिन तो $10,000 जा रहा है तो ये बड़ी अमाउंट है बहुत। तो कंपनी क्या करेगी, पावर बीआई प्रीमियम का लाइसेंस परचेस कर लेगी, इसका कॉस्ट है 4,500 से $5,000। तो मैं ये $4,500 $5,000 का लाइसेंस परचेस कर लूंगा। इसमें बेनिफिट क्या मिलता है
मैं अनलिमिटेड नंबर ऑफ यूजर्स को रिपोर्ट्स को शेयर कर सकता हूँ, भले ही वो यूजर फ्री वाला हो तो भी चलेगा। तो मैं 4,500 का वो पावर बीआई प्रीमियम का लाइसेंस या एम्बेडेड का लाइसेंस मैंने ले लिया। बाकी सारे यूजर्स जो है मेरे कंपनी के, उन सारे कंपनी के यूजर्स के लिए मैंने फ्री अकाउंट ली। उनको बोला कि तुम रजिस्टर करो पावर बीआई सर्विसेज पे जाके, फ्री अकाउंट क्रिएट करो, फिर भी मैं तुम लोगों को ये रिपोर्ट शेयर करके दिखा सकता हूँ। मतलब 1000 एम्प्लॉय को जहाँ पे मैंने पावर बीआई प्रो लाइसेंस लिया होता तो $10,000 जाता, वही काम मेरा $4,500 में कंप्लीट हो रहा। तो ये डिपेंड करता है कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कि वो कैसे रिपोर्ट्स को कोलैबोरेट करने चाहती है, कैसे रिपोर्ट्स को शेयर करना चाहती है उनकी टीम के साथ। अगर उनकी टीम में लिमिटेड यूजर्स है पावर बीआई के, देन दे गो विथ प्रो और प्रीमियम पर यूजर, क्योंकि ये दो लाइसेंस क्या होते हैं, इंडिविजुअली यूजर बेसिस लाइसेंस है। लेकिन पावर बीआई एम्बेडेड क्या होता है, ये ऑर्गेनाइजेशन लेवल का लाइसेंस आता है। ठीक है, तो कंपनी डिसाइड करती है या माइक्रोसॉफ्ट जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जब आपको लाइसेंस परचेज करना होता है तो माइक्रोसॉफ्ट रिप्रेजेंटेटिव आपको आपकी नीड के हिसाब से लाइसेंस सजेस्ट करते हैं कि आपको आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये लाइसेंस आप ले सकते हो। ठीक है, so we are mostly talking about this Power BI Pro and Premium per user, because embedded is kind of a different category, organization level category. We mostly work in this category, Power BI Pro and Power BI Premium per user as a developer. ठीक है, आपको ये दो लाइसेंस के ही दिए जाएंगे फॉर द डेवलपमेंट पर्पस। ये आपको एम्बेडेड का लाइसेंस, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन लेवल का लाइसेंस होता है। इन ऑर्डर टू डेवलप रिपोर्ट्स, आपको रिपोर्ट्स को डेवलप करने के लिए यही लाइसेंस लगने वाले होंगे, पावर बीआई प्रो या पावर बीआई प्रीमियम पर यूजर। ठीक है, सो ये कुछ फीचर्स हैं यहाँ पे, इस फीचर्स को आप देख सकते हो, जैसे कि पावर बीआई प्रीमियम पर यूजर में वर्क स्पेस जो होता है जहाँ पे आप रिपोर्ट्स को स्टोर करते हो, उसकी लिमिट आपको मिलती है 10 GB पर लाइसेंस। मतलब एक लाइसेंस आपने पावर बीआई प्रो का परचेस कर लिया, उस वर्क स्पेस का लिमिट होगा 10 GB तक। 10 GB के बाद वो लिमिट खत्म हो जाएगा। वही लिमिट पीपीयू में आपको 100 TB मिलता है, 100 TB तक आप वहां पे डेटा स्टोर कर सकते हो, रिपोर्ट स्टोर कर सकते हो। ठीक है, सो काइंड ऑफ इस एम्बेडेड की, इस प्रीमियम के कुछ फीचर, बहुत हद तक कुछ फीचर्स इस प्रीमियम पर यूजर लाइसेंस में उन्होंने दिए हुए हैं आपको। ठीक है, कि आपको 4,500 5,000 की जरूरत नहीं है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन इतनी भी बड़ी नहीं है, लेकिन आपको फिर भी प्रीमियम के कुछ फीचर्स को यूज करना है। सो इसलिए माइक्रोसॉफ्ट ने ये एक लाइसेंस यहाँ पे प्रोवाइड किया है कि आपको इतनी बड़ी अमाउंट इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आप प्रीमियम पर यूजर का लाइसेंस ले लो, एंड फिर आपको प्रीमियम के कुछ फीचर्स आपको यहाँ पे ले सकते हो सकता है ना कि मेरी कंपनी छोटी है लेकिन मेरा डेटा बहुत बड़ा है, राइट? तो इतने बड़े डेटा के साथ अगर मुझे हैंडल करना है तो पावर बीआई प्रो हैंडल नहीं कर पाएगा, तो इसलिए बीच में कुछ चाहिए मुझे, जो मुझे बड़ी इन्वेस्टमेंट करने से भी मैं बचूं और मेरा काम भी हो जाए। सो प्रीमियम पर यूजर लाइसेंसिंग उस काम में आता है, राइट? अगेन एक और चीज इंपॉर्टेंट, अगर मैंने रिपोर्ट जो है मेरा वो पावर बीआई प्रो लाइसेंस वाले वर्कस्पेस में बनाया हुआ है या रखा हुआ है, इसका क्या मतलब है? लेट मी ओपन दिस पावर बीआई सर्विसेज। ओके, लाइसेंसिंग पार्ट समझ में आया? कितने टाइप के लाइसेंस है? पावर बीआई फ्री अकाउंट है, प्रो अकाउंट है, पीपीयू है, एंड एम्बेडेड है, राइट? आपको कभी कभी इंटरव्यू में इसका डिफरेंस पूछते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पावर बीआई प्रो लाइसेंस एंड प्रीमियम पर यूजर लाइसेंस। ये ऑर्गेनाइजेशन लेवल का लाइसेंस होता है। देखो, ये जो लाइसेंस है बाकी के, इनमें क्या ऑप्शन आता है, बाय नाउ। तो मतलब आप यहाँ पे डायरेक्टली उसको बाय कर सकते हो, लेकिन इसके लिए क्या आता है, कॉन्टैक्ट सेल। तो जब आप कॉन्टैक्ट सेल पे क्लिक करते हो, ये रूट होता है माइक्रोसॉफ्ट रिप्रेजेंटेटिव के पास, वो आपको कनेक्ट करते हैं, आपकी नीड को अंडरस्टैंड करते हैं, एंड देन वो आपको सजेस्ट करते हैं कि यहाँ पे कैसे होता है, जैसे कि लेट्स सी, ये जो मैक्सिमम स्टोरेज दिख रहा है आपको, इन दोनों में फिक्स दिया हुआ है कि 10 GB 100 TB, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, वेरीज। वेरीज मतलब आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो कि आपको कितना स्टोरेज चाहिए। लेट्स से कि मुझे चाहिए 500 TB का स्टोरेज चाहिए, तो मैं फिर अज्यूर का जो पोर्टल होता है, portal.azure.com, वहां पे मुझे सब्सक्रिप्शंस लेके वो कैपेसिटी परचेस करनी होती है वहां पे। ठीक है, ये एक अलग कॉन्सेप्ट होता है कि अ, अगर मुझे 100 TB से भी ज्यादा डेटा है मेरा, तो मुझे कुछ स्टोरेज चाहिए स्टोर करने के लिए, तो ये स्टोरेज मुझे क्लाउड पे मिलेगा, दूसरे प्लेटफॉर्म पे, अज्यूर का। अज्यूर इज फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट इटसेल्फ, राइट? माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड प्लेटफॉर्म जो है वो अज्यूर है।
तो वहां पे स्टोरेज करने के लिए आपको कैपेसिटी परचेस करनी होती है। उस कैपेसिटी को आप इस वर्कस्पेस में यूज कर सकते हो। मैं वो दिखाऊंगा आपको कि ऑप्शंस कहाँ पे होते हैं वो। तो बेसिकली ये जो, और यहाँ पे भी लिखा हुआ है देखो कि वेरिएबल्स लिखा हुआ है, राइट। सो ये फिक्स नहीं होता। फिक्स मतलब ये डिपेंड अपॉन कस्टमर टू कस्टमर ये चेंज होगा प्राइसिंग। 4,500-5,000 का जो मैंने बोला वो मिनिमम है। वो $10,000 तक भी जा सकता है अगर आपने ज्यादा कैपेसिटी परचेस कर ली है एजूर पे, ज्यादा रिसोर्सेस यूज कर लिए है, तो उसके हिसाब से आपका वो कैलकुलेशंस होता है। ठीक है, तो ये टोटली डिपेंड करता है कि व्हाट ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली नीड, उसके हिसाब से माइक्रोसॉफ्ट आपको इसका कोट करता है कि हाँ आपकी रिक्वायरमेंट इतनी है, तो इस हिसाब से इतनी कैपेसिटी आपको चाहिए, उसके हिसाब से इतना बिलिंग आपको होगा। वो 4,500-5,000 जो है वो मिनिमम है। आप वो उससे भी कम हो सकता है कि आपने कम कैपेसिटी ली हुई है, उससे बढ़ भी सकता है, डिपेंड अपॉन ऑर्गेनाइजेशन नीड। बट लेकिन इन पावर बीआई प्रो एंड प्रीमियम पर यूजर में ये फिक्स होता है $10 and $20 पर मंथ के हिसाब से। और उसके लिए आपको इतना ही मिलेगा, 1 GB 100 GB 8 पर डे 48 पर डे। इसका क्या मतलब है, पावर बीआई सर्विसेज पे जो रिपोर्ट मैंने रखे हुए हैं उन रिपोर्ट को रिफ्रेश करना होगा, राइट। तभी तो मुझे अपडेटेड डेटा दिखेगा। मैंने डेटा सोर्स को कनेक्ट किया हुआ है मेरे रिपोर्ट्स को, और उन रिपोर्ट्स को मैंने पावर बीआई सर्विसेज पे रखा रखा हुआ है। लेट्स से कि आज मैं रिपोर्ट को देख रहा हूँ, वापस जब मैं कल रिपोर्ट को देखूंगा तो आज का डेटा भी उस रिपोर्ट्स में आना चाहिए, अपडेटेड डेटा। तो ये जो रिफ्रेश का फ्रीक्वेंसी होता है, वो रिफ्रेश का फ्रीक्वेंसी यहाँ पे मेंशन है कि आप उस पर्टिकुलर रिपोर्ट को 8 बार रिफ्रेश कर सकते हो डेली पावर बीआई प्रो अकाउंट में। वही रिपोर्ट को आप पावर बीआई प्रीमियम पर यूजर लाइसेंस है आपका, तो 48 टाइम्स आप रिफ्रेश कर सकते हो, मतलब हर एक आधे घंटे में आप रिफ्रेश कर सकते हो, फ्रीक्वेंसी उसका सेट कर सकते हो। दिस इज ऑल्सो वी गोइंग टू सी कि कैसे रिफ्रेश की फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं। ठीक है, सो ये हुआ लाइसेंस का पार्ट। ये कंपैरिजन को थोड़ा अच्छे से रीड करो, नोट्स निकाल के रखो कि मोस्टली मॉडल साइज, रिफ्रेश रेट, मैक्सिमम स्टोरेज, देन शेयरिंग कैपेसिटी, प्राइसिंग, ये 4-5 पॉइंट जो है, ये पॉइंट आप डिफरेंसेस में इंटरव्यू के टाइम में बोल सकते हो कि दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पावर बीआई प्रो एंड प्रीमियम पर यूजर। इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप एक्सपीरियंस शो कर रहे हो, मतलब आप एज ए एक्सपीरियंस यूजर्स इंटरव्यू दे रहे हो, तो आपको एक कॉमन क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट काइंड ऑफ लाइसेंस यू यूज, आप कौन सा लाइसेंस यूज करते थे। तो आपको बोलना है कि पावर बीआई प्रो लाइसेंस में यूज करता था, बिकॉज डेवलपर नेवर यूज प्री अकाउंट। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में हो तो ऑर्गेनाइजेशन में आपको लाइसेंस दिया जाएगा, राइट। तो आप पावर बीआई प्रो लाइसेंस यूज करते हो, ऐसे आप बोलोगे। इवन जो ट्रायल हमने लिया हुआ है, जो फ्री ट्रायल हमने लिया हुआ है फैब्रिक का, उसमें सारे पावर बीआई प्रो के फीचर ही आपको मिलने वाले। सो यू कैन से कि मैंने पावर बीआई प्रो लाइसेंस यूज किया। ओके, अंडरस्टैंड, सबको समझ में आ रहा है? ग्रेट। ऑनलाइन स्टूडेंट, समझ में आ रहा है ना? लाइसेंसिंग का पार्ट थोड़ा क्रिटिकल है, इनिशियल लेवल पे थोड़ा अंडरस्टैंडिंग आपको नहीं होगा प्रॉपरली इसका, लेकिन जैसे जैसे आप इनको पढ़ते जाओगे, थोड़ा डेली डेली देखते जाओगे, तब ये प्राइसिंग, ये जो एनालिसिस है, या जब प्रैक्टिस करोगे आप सर्विसेज के ऊपर थोड़ा टाइम स्पेंड करोगे, तब आपको ये लाइसेंसिंग पार्ट जो है वो थोड़ा क्लियर होता जाएगा। ठीक है, बट एकदम सिंपल है ये, कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। प्रो एंड प्रीमियम पर यूजर दो लाइसेंस होते हैं, वो इंडिविजुअली यूजर बेस्ड लाइसेंस है। इंडिविजुअल यूजर्स को वो लाइसेंस परचेस करना होता है इन ऑर्डर टू गेट द फीचर्स। ठीक है, दूसरी चीज, अगर मैं पावर बीआई प्रो लाइसेंस यूजर हूँ, मैंने कुछ रिपोर्ट्स बनाए हुए हैं, तो उन रिपोर्ट्स को देखने के लिए अदर यूजर जो है उसके पास पावर बीआई प्रो या पीपीयू लाइसेंस चाहिए। ठीक है, ये देखो, ये अंडरस्टैंड करो। अगर मैंने पावर बीआई प्रो लाइसेंस है मेरे पास, मैंने कुछ रिपोर्ट बनाए हैं पावर बीआई सर्विसेज पे वर्कस्पेस के अंदर पब्लिश करके रखे, उन रिपोर्ट्स को मैं किसी और यूजर के साथ शेयर कर रहा हूँ, तो उस यूजर के पास भी पावर बीआई प्रो या पावर बीआई प्रीमियम पर यूजर लाइसेंस चाहिए, तब वो रिपोर्ट को देख सकता है। लेकिन अगर मैंने पावर बीआई प्रीमियम पर यूजर इस लाइसेंस को यूज करके रिपोर्ट बनाए हुए, या इस कैपेसिटी वाले वर्कस्पेस के अंदर उनको रखा हुआ है, तो वैसे रिपोर्ट को देखने के लिए मुझे पावर बीआई प्रीमियम पर यूजर का ही लाइसेंस लगेगा। अगर मेरे पास प्रो का लाइसेंस है फिर भी मैं रिपोर्ट्स को नहीं देख पाऊंगा, मुझे पावर बीआई प्रीमियम पर यूजर का लाइसेंस ही लगेगा। ठीक है, ये मोस्टली इंपॉर्टेंट डिफरेंस है इन दो लाइसेंस के बीच में। ठीक है, मैं जो बोल रहा हूँ कि मैं वर्कस्पेस के अंदर
उन रिपोर्ट्स को रख रहा हूँ बैक बाय पावर बीआई प्रीमियम पर यूजर। तो ये चेक कहाँ पे करते हैं ये भी मैं आपको दिखाऊंगा कि वेयर वी एक्चुअली चेकिंग की वो जो रिपोर्ट है वो पावर बीआई प्रो यूजर्स के कैपेसिटी वाले वर्कस्पेस में रखा हुआ है या प्रीमियम पर यूजर की कैपेसिटी वाले वर्कस्पेस में रखा हुआ है। ठीक है, we are going to see this. Okay, so let's open this Power BI report and publish into the Power BI services. Fine. So let me log in with my account. अभी पावर बीआई सर्विसेज पे हमने कोई वर्कस्पेस क्रिएट किया नहीं है, वहां पे जो डिफॉल्ट वर्कस्पेस है उस डिफॉल्ट वर्कस्पेस में उसका नाम क्या है, माय वर्कस्पेस। ओके, सो लेट मी लॉग इन विद दिस। फाइन, मैं लॉग इन हो गया यहाँ पे, राइट। सो बिफोर पब्लिशिंग, सी जब मैंने पब्लिश पे क्लिक किया, कैंसल इट, एंड व्हेनेवर मैं रिपोर्ट को पब्लिश करना चाहता हूँ तो मुझे चीज कौन सी याद रखनी है कि मुझे कौन सा पेज ओपन रखना है जो मुझे उस रिपोर्ट में जब भी रिपोर्ट पावर बीआई सर्विसेज पे ओपन होगा तो डिफॉल्ट कौन सा पेज दिखना चाहिए, या कौन से फिल्टर्स अप्लाई होने चाहिए वहां पे। लेट्स से कि मुझे ऑलवेज वहां पे कंट्री में कनाडा का डेटा शो करना है, जब भी कोई भी मेरा रिपोर्ट ओपन करे तो डिफॉल्ट उसको कनाडा का डेटा दिखे। फिर वो वहां पे चेंज कर सकता है कंट्री वगैरह, बट डिफॉल्ट जब भी रिपोर्ट ओपन हो तो ये फिल्टर लग के जाना चाहिए वहां पे, या ये पेज दिखना चाहिए उसको वहां पे, राइट। सो अभी मैं यहाँ पे फिल्ट्रेशन निकाल रहा हूँ, मैं कोई भी फिल्ट्रेशन नहीं रखना चाहता, बट दिस इज माय समरी पेज, ये रिपोर्ट का पेज मुझे दिखना चाहिए व्हेनेवर आई पब्लिश द रिपोर्ट। सेकंड चीज, व्हाटएवर ये जो आपके पास पेजेस आपने बनाए हुए हैं, लेट्स से कि कोई पेज आपको हाइड करना है, वो पेज आपको सर्विसेज में नहीं दिखाना है। लेट्स से कि फॉर एग्जांपल ये बुकमार्क का जो पेज, राइट, इस बुकमार्क के पेज को मैं क्या कर रहा हूँ, हाइड कर रहा हूँ। ये बुकमार्क का पेज हाइड हुआ, तो जब ये रिपोर्ट में पब्लिश करूंगा पावर बीआई सर्विसेज पे तो आपको ये बुकमार्क का पेज नहीं दिखेगा, ये पेज बैकएंड में होगा लेकिन यूजर को दिखेगा नहीं ये पेज। ठीक है, एंड लेट्स से ये ड्रिल थ्रू का जो पेज है, इस ड्रिल थ्रू के पेज को भी मैं क्या कर रहा हूँ, हाइड कर रहा हूँ। ठीक है, इन दो पेजेस को मैं हाइड कर रहा हूँ, एंड लेट गो टू द समरी पेज एंड पब्लिश दिस रिपोर्ट। सो वंस आई क्लिक ऑन द पब्लिश, इस पर्टिकुलर अकाउंट, ये जो मेरा अकाउंट है जिस अकाउंट से मैंने लॉगिन किया था, सेम अकाउंट से लॉगिन करूंगा मैं app.powerbi.com पे, पावर बीआई सर्विसेज पे। तो उस सर्विसेज पे मेरे जितने वर्कस्पेस रहेंगे ना, वो वर्कस्पेस की लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। अभी मेरे पास माय वर्कस्पेस एक ही वर्कस्पेस है यहाँ पे डिफॉल्ट वाला, तो वो वही वर्कस्पेस मुझे दिखाएगा। लेट्स क्रिएट वन मोर वर्कस्पेस ओवर देयर। मैं पावर बीआई सर्विसेज में जा रहा हूँ, राइट, दिस इज माय पावर बीआई सर्विसेज। मुझे नया वर्कस्पेस बनाना है तो आई गो टू दिस वर्कस्पेस सेक्शन। इस वर्कस्पेस पे जब मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी वर्कस्पेस की। पहला वर्कस्पेस है माय वर्कस्पेस, मुझे न्यू वर्कस्पेस क्रिएट करना है, सो आई क्लिक ऑन द न्यू वर्कस्पेस। जैसे उसको नाम दे रहा हूँ मैं, राहुल टेस्ट। डिस्क्रिप्शन आपको देना है तो आप दे सकते हो, एंड लेट्स गो टू दिस एडवांस। सी, इस एडवांस सेक्शन में लाइसेंस मोड क्या दिखा रहा है, प्रो। ओके, दूसरा आता है प्रीमियम पर यूजर। मैं फैब्रिक ट्रायल पे हूँ इसलिए मुझे वो दोनों ऑप्शंस अवेलेबल दिखा रहा है, लेकिन कैपेसिटी का ऑप्शन देखो ऑफ है, ये ग्रेड आउट ऑप्शन है, ये हायर लेवल की जो आपकी लाइसेंसिंग होती है तब ये ऑप्शंस आपको ऑन होंगे। जब भी आप, लेट्स से कि मैंने ये प्रो वर्कस्पेस यहाँ पे टिक है, इसका मतलब दिस पर्टिकुलर वर्कस्पेस आर क्रिएटेड और बैक्ड बाय पावर बीआई प्रो लाइसेंस। इस वर्कस्पेस में जो भी रिपोर्ट्स में रखूंगा, उन रिपोर्ट्स को देखने के लिए अदर यूजर के पास पावर बीआई प्रो लाइसेंस या पावर बीआई प्रीमियम पर यूजर लाइसेंस होना जरूरी है। अगर यही वर्कस्पेस मैंने प्रीमियम पर यूजर लाइसेंस के बेसिस पे यहाँ पे टिक करके क्रिएट किया हुआ है, तो इस वर्कस्पेस में जो रिपोर्ट्स मैं रखूंगा उनको देखने के लिए अदर यूजर के पास प्रीमियम पर यूजर लाइसेंस ही होना चाहिए। उसके पास प्रो लाइसेंस होगा तभी भी नहीं दिखेगा। तो प्रीमियम पर यूजर लाइसेंस के बैक में जो वर्कस्पेस क्रिएट होते हैं, जिनमें रिपोर्ट्स को रखे होते हैं, उनको देखने के लिए यूजर्स के पास प्रीमियम पर यूजर का लाइसेंस ही चाहिए। लेकिन प्रो में रखे हुए रिपोर्ट्स को देखने के लिए प्रो का भी चलेगा, प्रीमियम पर यूजर का भी चलेगा।
Okay, so we created using Pro, and simply I click on apply. Fine, यहाँ पे राहुल टेस्ट नाम का एक वर्कस्पेस क्रिएट हुआ. Now again I go to this my reports and click on this publish button. सी यहाँ पे अभी मुझे माय वर्कस्पेस भी दिख रहा है और जो वर्कस्पेस मैंने नया क्रिएट किया वो भी यहाँ पे लिस्ट में आ गए. So I click on this Rahul test workspace and I select publish. ठीक है, सक्सेस, गॉट इट. नाउ पावर बीआई डेस्कटॉप एप्लीकेशंस में जो आपने पीबीएक्स बनाई थी, जैसे कि मैंने मेरे सिस्टम पे ये पीबीएक्स फाइल बनाई हुई है. अभी मैंने वो फाइल क्लाउड पे ट्रांसफर कर दी. तो यहाँ पे मेरे पास एक कॉपी डेस्कटॉप पे है, एक कॉपी मेरी है क्लाउड पे. ठीक है, सो सिंपली आई गो टू दिस वर्कस्पेस. इफ आई रिफ्रेश दिस पेज, सी यहाँ पे मुझे रिपोर्ट दिखेगा एंड डेटा सेट दिखेगा. जब भी मैं पीबीएक्स फाइल पब्लिश करता हूँ पावर बीआई सर्विसेज पे, वो दो पार्ट में पब्लिश होती है. फर्स्ट इज रिपोर्ट, सेकंड वन इज डेटा सेट, और जिसको पावर बीआई की लैंग्वेज में कहा जाता है सिमेंटिक मॉडल. ये सिमेंटिक मॉडल जो है ये न्यू टर्म अभी आई है. पहले इसमें आता था डेटा सेट, ऐसे लिख के आता था, अभी सिमेंटिक मॉडल आता है. ठीक है, तो रिपोर्ट्स में क्या होता है, रिपोर्ट्स में ओनली विजुअल पार्ट होता है. आपने जो विजुअल्स क्रिएट किया है या जो रिपोर्ट आपको पावर बीआई डेस्कटॉप एप्लीकेशंस में दिखता था, सेम रिपोर्ट आपको इस रिपोर्ट सेक्शन में दिखेगा. ये जो डेटा सेट है, इस डेटा सेट में क्या होगा, जो डेटा है आपका, डेटा जो आपने रखा हुआ है, जिस डेटा के ऊपर रिपोर्ट बना हुआ है, वो डेटा इस डेटा सेट के अंदर स्टोर है. जो मॉडल आपने क्रिएट किया हुआ वो मॉडल इस डेटा सेट के अंदर स्टोर है. जो कैलकुलेशंस आपने बनाए हुए हैं वो सारे कैलकुलेशंस इसके अंदर स्टोर है. So we can say this semantic model is a backbone for this report. लेकिन जब भी आपको रिपोर्ट को देखना होता है तो आप सिंपली क्लिक ऑन दिस रिपोर्ट. पावर बीआई रिपोर्ट को मैं ओपन करूंगा तो डिफॉल्ट जो समरी का पेज हमने रखा हुआ था वो पेज यहाँ पे दिखेगा आपको, फर्स्ट समरी का पेज. सेम वे में जैसे जैसे आप इंटरेक्शंस डेस्कटॉप में करते थे, सेम वे यहाँ पे इंटरेक्शन आप कर सकते हो. लेकिन एक और चीज, डेस्कटॉप में जब हमने बुकमार्क्स बनाए थे या बटन्स बनाए थे तो उनको एक्टिव करने के लिए या टेस्ट करने के लिए हमें कंट्रोल प्रेस करके क्लिक प्रेस करना होता है, राइट. लेकिन यहाँ पे जब रिपोर्ट आपकी सर्विसेज में आ जाती है तो आप सिंपल कंट्रोल प्रेस करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली क्लिक कर सकते हो. जैसे कि ये मेरा बैक का बटन था, राइट. सो लेट्स से मैं इस पेज नेविगेशन पे जाओ, सिंपली आई क्लिक ऑन द बुकमार्क, तो बुकमार्क में चला जाएगा. सी बुकमार्क का जो बटन था, यहाँ पे लिस्ट में आपको वो पेज नहीं दिखेगा क्योंकि हमने उसको हाइड किया था. लेकिन वो पेज बैकएंड में है अवेलेबल, वो दिखेगा आपको. कई बार क्या होता है, जैसे कि ड्रिल थ्रू का पेज था, राइट. तो ड्रिल थ्रू का पेज हमने यहाँ पे हाइड किया हुआ है लेकिन बैकएंड में वो पेज अवेलेबल है. लेट्स से कि मैं समरी के पेज के ऊपर हूँ, आई वांटेड टू सी ये बाइक की जो कैटेगरी है इसका डिटेल मुझे देखना है. सो आई राइट क्लिक ऑन दिस ड्रिल थ्रू, ऑन ड्रिल थ्रू पेज. ये पेज यहाँ पे दिखेगा आपको. जब मैंने इसको क्लिक किया तो ड्रिल थ्रू का पेज आपको दिखाई देगा यहाँ पे, लेकिन लिस्ट में दिखाई नहीं देगा. ये क्यों होता है, लेट्स से कि आप क्या करते हो, बैकएंड में मल्टीपल पेजेस बनाते हो. जैसे मैंने ड्रिल थ्रू का पेज बनाया, टूल टिप का पेज बनाया, जो एंड यूजर को दिखाई देना जरूरी नहीं है कि वो पेज में क्या है इंक्लूड है, राइट. जैसे टूल टिप का पेज है तो आपने कस्टम टूल टिप बनाया है, उसको यूज आपने कहाँ किया है, किसी एक पेज के ऊपर आपने उस कस्टम टूल टिप को यूज किया हुआ है. तो वो जो कस्टम टूल टिप आपने बनाया था उसको यूजर को दिखा के कुछ फायदा नहीं है, राइट. क्योंकि एंड ऑफ द डे वो टूल टिप कहीं किसी एक पेज के ऊपर या किसी पेज के ऊपर आपको ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन दे रहा है ना. उसका मोटिव तो वही था कि वो इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ पे वो प्रोवाइड करे या दिखाई दे. तो वो टूल टिप का पेज दिखा के मुझे कुछ बेनिफिट नहीं मिला, इस पेज से यूजर को कुछ समझ में नहीं आएगा, राइट. क्योंकि इसको यूज आपने किसी और पेज के लिए किया हुआ है. तो ऐसे पेजेस को आप क्या करते हो, हाइड कर देते हो. या ड्रिल थ्रू के पेज है, या कभी कभी आपके पास पेजेस का कंस्टेंट होता है, मतलब आपको बोला गया होता है या जब आपका एग्रीमेंट होता है किसी कस्टमर के साथ, क्लाइंट के साथ, तो उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि हमारा 3 पेज का रिपोर्ट है, 2 पेज का रिपोर्ट है. तो जरूरी नहीं है कि आप 2 पेजेस में ही सारी इन्फॉर्मेशन शो करो. जैसे कि आपने 2 पेज बनाए लेकिन ड्रिल थ्रू के लिए तो आपको एक सेपरेट पेज बनाना पड़ेगा.
और इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो ड्रिल थ्रू का पेज आप एज अ थर्ड पेज ऐड नहीं कर सकते। आप क्या करोगे, भले ही आपके पास 3 पेजेस है तो आप उसको हाइड कर दोगे, यूजर को दिखते समय बस 2 ही पेज दिखेंगे। ठीक है, अंडरस्टैंड हो रहा है? ओके, सो यहाँ पे ये चीज अंडरस्टैंड करो कि नाउ लेट्स से आई एम ऑन दिस माय डेस्कटॉप फाइल, मैं इस डेस्कटॉप फाइल पे हूँ। इस रिपोर्ट को अगर मुझे रिफ्रेश करना है तो मैं रिफ्रेश करने के लिए इस रिफ्रेश पे क्लिक करूंगा। रिफ्रेश पे जब मैं क्लिक करूंगा तो ये क्या करेगा, उस फोल्डर के ऊपर पॉइंट करेगा जहां से मैंने टेबल्स को फेच किया था, राइट। उन क्योंकि डेटा मैंने कहाँ से फेच स्टोर किया हुआ है, मेरे पास एक फोल्डर था, उस फोल्डर में मैंने टेबल्स रखे हुए थे, एक्सेल फाइल रखी हुई थी या सीएसवी फाइल रखी हुई थी। वहां से मैंने इंपोर्ट कर दिया पावर बीआई डेस्कटॉप में फाइल्स को थ्रू पावर क्यूरी एडिटर, राइट। तो ये सारा रिफ्रेशिंग का प्रोसेस जो है वो पॉइंट कहाँ पे कर रहा है, मेरे लोकल मशीन पे जो फोल्डर रखा हुआ है वहां पे पॉइंट कर रहा है, राइट। उसको पाथ मिल रहा है, उसको लोकेशन मिल रही है कि हाँ मुझे अगर पावर बीआई फोल्डर में जाके ये पर्टिकुलर टेबल को फेच करना है तो उसको अभी फिलहाल के लिए ये पावर बीआई डेस्कटॉप एप्लीकेशन मेरे सिस्टम पे इंस्टॉल है, उसी सिस्टम के अंदर मेरा डेटा रखा हुआ है, ये फाइल भी उसी सिस्टम के अंदर है, तो उसको पाथ मिल रहा है। मतलब जब भी रिपोर्ट रिफ्रेश होगा तो वो उस पर्टिकुलर फोल्डर में जाके इंफॉर्मेशन फेच कर लेगा। नाउ अभी हमने रिपोर्ट को पावर बीआई सर्विसेज पे पब्लिश कर दिया, मतलब रिपोर्ट अभी आपके मशीन में नहीं है, रिपोर्ट कहाँ पे है, क्लाउड सर्विस पे। तो अगर मैं क्लाउड सर्विसेज पे उस रिपोर्ट को रिफ्रेश करूंगा तो वो रिफ्रेश होगा क्या, क्योंकि जब भी आप उसको रिफ्रेश करोगे वो अगेन सर्च करेगा कि पावर बीआई फोल्डर कहाँ पे है। क्लाउड पे तो पावर बीआई फोल्डर मिलेगा नहीं उसको, क्योंकि पावर बीआई फोल्डर कहाँ पे है, आपकी मशीन के अंदर है। समझ में आ रहा है ये कंसेप्ट? तो रिपोर्ट वहां पे रिफ्रेश नहीं होगा। तो ये जो सिनारियो है, ये सिनारियो को हम बोलते हैं ऑन प्रीमाइसेस डेटा सोर्स। ठीक है, ऑन प्रीमाइसेस डेटा सोर्स एंड क्लाउड डेटा सोर्स, ये दो टाइप होते हैं डेटा सोर्स के। ठीक है, ऑन प्रीमाइसेस क्या होगा, जो अभी हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ऑन प्रीमाइसेस का मतलब क्या होता है, मेरा जो डेटा है वो डेटा मेरे मेरे सर्वर पे, सर्वर कंसेप्ट समझ में पता है ना सबको, सर्वर। हम अब जब भी सुनते हैं ना कि आईटी कंपनी है तो उनका एक सर्वर है, सर्वर रूम, ऐसा कभी भी देखा होगा हमने। तो ये सर्वर क्या होता है, बेसिकली मशीन्स होते हैं, राइट। मल्टीपल कंप्यूटर्स होते हैं, हार्ड ड्राइव्स वगैरह कनेक्ट करके उन्होंने एक सिस्टम बनाया होता है। तो लेट्स से कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, मैंने क्या किया, मैंने डिसाइड किया कि मेरा जो डेटा है, मेरा जो डेटा जनरेट हो रहा है वो डेटा को मैं खुद संभालूंगा, मेरे सर्वर पे रखूंगा। तो मैंने क्या किया, एक सर्वर रूम बनाया, सर्वर रूम मतलब वहां पे एक मशीन लगाया, उस मशीन को मल्टीपल हार्ड ड्राइव्स कनेक्ट करके मैंने एक स्पेस क्रिएट किया कि लेट से 1000 TB का मैंने एक स्पेस क्रिएट कर दिया जहां पे मेरा डेटा स्टोर होगा। ठीक है, तो ये जो डेटा है ये मैंने मेरा डेटा एक जगह पे स्टोर करके रखा, राइट। उस डेटा को मैं खुद ही हैंडल कर रहा हूँ, अगर मुझे स्पेस बढ़ानी है तो मैं और हार्ड ड्राइव कनेक्ट कर रहा हूँ, तो उसका मेंटेनेंस वगैरह जो है वो सारा मैं ही देख रहा हूँ। तो दिस काइंड ऑफ डेटा सोर्स मैं क्या करूंगा, कहूंगा उसको दिस इज माय ऑन प्रीमाइसेस डेटा सोर्स। ऑर्गेनाइजेशन उनकी डेटा की केयर खुद रख रही है, खुद डेटा उनके सर्वर पे स्टोर कर रही है। दूसरी चीज क्या है, सेकंड ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने किया कि कोई सर्वर रूम नहीं बनाया, उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट को अप्रोच किया, उनको बोला आपकी जो क्लाउड सर्विसेज है, राइट, वो आपकी जो क्लाउड सर्विसेज है, आप आपकी क्लाउड सर्विसेज पे मुझे स्टोरेज दे दो। ठीक है, तो लेट्स से 1000 TB का स्टोरेज मैंने माइक्रोसॉफ्ट से लिया, तो माइक्रोसॉफ्ट क्या बोलेगी, ठीक है आप हमसे स्टोरेज ले रहे हो ना, तो आपकी डेटा की सिक्योरिटी, डेटा का मेंटेनेंस वगैरह ये सारी चीज हम हैंडल करेंगे। ठीक है, आपको कोई मशीन लगाने की जरूरत नहीं है, कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, जितना भी डेटा जनरेट होगा आपका, हम आपका डेटा क्लाउड पे विथ सिक्योरली स्टोर करके रखेंगे। ठीक है, तो अभी उस ऑर्गेनाइजेशन का डेटा के ऊपर, मतलब डेटा का मेंटेनेंस कर रहा है क्या, कोई नहीं कर रहा है, माइक्रोसॉफ्ट हैंडल कर रहा है, थर्ड पार्टी हैंडल कर रहा है, राइट। डेटा की सिक्योरिटी का उसको कोई चिंता नहीं है। मान लो कि 1000 TB का जो स्टोरेज है उसका फुल हो गया, 1000 TB का स्टोरेज फुल हो गया, तो सिंपली वो क्या कर सकता है, वो उसको एक पॉपअप मैसेज आएगा कि आपका मेमोरी फुल होने वाला है, आपको एक्सपांड करना है क्या। तो ठीक है, मैंने वहां पे बस क्लिक कर दिया कि मुझे 500 GB और चाहिए, तो 500 GB मेरे स्टोरेज में ऐड हो जाएगा, मेरा स्टोरेज अपने आप 5 मिनट में बढ़ जाएगा। लेकिन वही चीज अगर मैं ऑन प्रीमाइसेस डेटा सोर्स की बात करूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 500 GB का हार्ड ड्राइव लाना पड़ेगा, वो सिस्टम में लगाना पड़ेगा, देन मेरा सिस्टम, हो सकता है कि मुझे सर्वर डाउन करना पड़े, जो एक्टिविटी तब तक चले। ये सारी एक्टिविटी ऑन प्रीमाइसेस के लिए होगी, लेकिन क्लाउड के लिए वो सिंपल है,
लेकिन माइक्रोसॉफ्ट क्या बोलेगा, हाँ ठीक है मैं ये सारी सर्विसेज तुमको प्रोवाइड कर रहा हूँ तो मैं तुमको कुछ चार्ज करूंगा। तो मंथली बेसिस पे बिलिंग होता है कि तुम इतना मेरा रिसोर्स यूज कर रहे हो, मेरा स्टोरेज यूज कर रहे हो, तुम जितना यूज करोगे उतना तुम मुझे पे करो। ठीक है, तो मैं मंथली बेसिस पे क्यों क्या कर रहा हूँ, माइक्रोसॉफ्ट को पे कर रहा हूँ। ऑन प्रीमाइसेस वाला पे कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, क्योंकि वो डेटा का केयर खुद कर रहा है। दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के केस में डेटा की केयर मेंटेनेंस कौन कर रहा है, स्टोरेज कौन कर रहा है, माइक्रोसॉफ्ट कर रहा है, मतलब क्लाउड सर्विस कर रही है। तो मेरा डेटा क्लाउड पे है, सो दिस इज माय क्लाउड डेटा सोर्स एंड दिस इज माय ऑन प्रीमाइसेस डेटा सोर्स। अंडरस्टैंड होगा, सिंपल कंसेप्ट। ठीक है, तो ऑन प्रीमाइसेस डेटा सोर्स में अगर मैं मेरी सिस्टम की बात करूं, हमारी सिस्टम की बात करूं, अभी डेटा कहाँ पे है, हमारी सिस्टम के अंदर है, राइट, और रिपोर्ट कहाँ पे, क्लाउड पे। तो दिस मशीन जहां पे डेटा है, ये क्या हुआ, हमारा ऑन प्रीमाइसेस डेटा सोर्स हुआ। तो जब भी मुझे क्लाउड सर्विसेज को ऑन प्रीमाइसेस डेटा सोर्स के साथ कनेक्ट करना होता है, देन आई नीड गेटवे। मुझे एक ब्रिज चाहिए, एक कनेक्शन चाहिए ना बीच में, मेरे ऑन प्रीमाइसेस मेरे लैपटॉप को मैं मेरे पावर बीआई सर्विसेज की क्लाउड वाली मशीन, क्लाउड में जो मेरी रिपोर्ट रखी हुई है वहां पे कनेक्ट करने के लिए मुझे बीच में कोई ब्रिज चाहिए। तो ये ब्रिज क्या काम करेगा, डेटा को ट्रांसफर करेगा एक साइड से दूसरी साइड तक। ठीक है, सो यहाँ पे पिक्चर में आता है गेटवे। गेटवे की नीड क्यों है हमें, इन ऑर्डर टू कनेक्ट पावर बीआई सर्विसेज टू ऑन प्रीमाइसेस डेटा सोर्स। गेटवे कहाँ पे इंस्टॉल किया जाता है, गेटवे ऑलवेज इंस्टॉल ऑन सर्वर। अभी हम जो गेटवे इंस्टॉल करने वाले हैं, हम इस लोकल मशीन पे इंस्टॉल करने वाले हैं। क्यों, क्योंकि दिस लोकल मशीन एक्ट एज अ सर्वर राइट नाउ। ये लोकल मशीन के अंदर हमारा डेटा सोर्स रखा हुआ है, राइट। तो जिस मशीन के ऊपर आपका डेटा रखा होता है, उस मशीन के ऊपर आपको गेटवे इंस्टॉल करना होता है। ठीक है, हमारे केस में हमारी जो लोकल मशीन है जिसके अंदर डेटा रखा हुआ है, दिस इज एक्ट एज अ सर्वर। तो डेटा सोर्स भी वही है, सर्वर भी वही है। ठीक है, इसमें भी अगेन अलग अलग कंसेप्ट हो सकता है कि आपका डेटा सोर्स के लिए अलग सिस्टम हो सकता है, मतलब एक कोई और पीसी है जहां पे डेटा रखा हुआ है, एक दूसरा पीसी है जो उस डेटा सोर्स को कनेक्टेड है और वो मॉनिटर कर रहा है उस डेटा को, राइट। तो मतलब सर्वर साइड या आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर साइड, ये अलग अलग कंसेप्ट होती हो सकती है। ठीक है, तो मेनली थंब रूल क्या कहता है, गेटवे ऑलवेज नीड्स टू बी इंस्टॉल ऑन सर्वर। हमें सर्वर के ऊपर गेटवे को इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो हमारे केस में ऑन प्रीमाइसेस डेटा सोर्स जिस मशीन पे है, वही मशीन हमारा एज अ सर्वर काम कर रही है अभी। मतलब मेरा ये लोकल जो सिस्टम है, यही मेरा सर्वर है। तो मैं गेटवे को डाउनलोड करूंगा, इस मशीन के अंदर इंस्टॉल करूंगा। फिर क्या होगा, गेटवे मेरा इस मशीन के अंदर इंस्टॉल है, तो गेटवे के थ्रू मैं पावर बीआई सर्विसेज को कनेक्ट करूंगा और मेरा जो कनेक्शन है वो ब्रिज बन जाएगा। तब जब मैं पावर बीआई सर्विसेज पे रिपोर्ट को रिफ्रेश करूंगा, उस गेटवे के थ्रू वो क्या करेगा, रिपोर्ट का डेटा, मेरा जो डेटा है मशीन के अंदर का, वो डेटा ट्रांसफर करेगा क्लाउड सर्विसेज पे और मेरा रिपोर्ट रिफ्रेश होगा, अपडेटेड डेटा मुझे दिखेगा। समझ में आ रहा है। ठीक है, तो गेटवे कहाँ से इंस्टॉल होता है, देखो यहाँ पे पावर बीआई सर्विसेज पे एक ऑप्शन आता है हमारे पास, ये डाउनलोड सेक्शन है, डाउनलोड सेक्शन में डेटा गेटवे। इस डेटा गेटवे पे मैं जब क्लिक करूंगा तो गेटवे के दो ऑप्शंस मुझे मिलेंगे, स्टैंडर्ड मोड, पर्सनल मोड। फॉर कंपनी ऑर्गेनाइजेशन लेवल वी ऑलवेज प्रेफर द स्टैंडर्ड मोड, या जिसको हम ऑर्गेनाइजेशनल गेटवे या इंटरप्राइज गेटवे भी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन हमारी मशीन के लिए, पर्सनल यूज के लिए, मैं ये डाउनलोड पर्सनल मोड वाला जो गेटवे है इसको मैं डाउनलोड करने वाला हूँ। ठीक है, सो आई क्लिक ऑन दिस पर्सनल मोड। मेरे पास ऑलरेडी ये ऑन प्रीमाइसेस डेटा गेटवे पर्सनल मोड डाउनलोड है, सो आई जस्ट, मैं वापस से डाउनलोड नहीं करूंगा, इसको मैं कैंसिल कर रहा हूँ। आई गो टू द डाउनलोड सेक्शन, लेट्स चेक ओवर देयर। ओके, सो अगर मैं डाउनलोड्स में जाऊं तो डाउनलोड्स में मेरे पास दिस ऑन प्रीमाइसेस डेटा गेटवे पर्सनल मोड डाउनलोडेड है। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी एक एक बार इंस्टॉलेशन किया था, तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको अनइंस्टॉल करना पड़ेगा।
वापस से इंस्टॉलेशन करते हैं उसको. सो आई गो टू माय सेटिंग या माय कंट्रोल पैनल. Programs and some features. सी ये ऑन प्रीमाइसेस डेटा गेटवे यहाँ पे इंस्टॉल है. सिंपली डबल क्लिक ऑन. अनइंस्टॉलेशन के लिए मैं इसको क्या कर रहा हूँ, नेक्स्ट कर रहा हूँ और इसको अनइंस्टॉल कर रहा हूँ. गेटवे की नीड समझ में आई. गेटवे क्यों चाहिए होता है? गेटवे चाहिए इसलिए होता है सिंपल लैंग्वेज में, पावर बीआई सर्विसेज को कनेक्ट करने के लिए ऑन प्रीमाइसेस डेटा सोर्स के साथ. सिंपल नीड है उसको, राइट. क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं हमें इंटरव्यू में कि व्हाट इज गेटवे, गेटवे क्या है. तो आपको क्या बोलना है, गेटवे की डेफिनेशन बोलनी है. गेटवे इज नथिंग बट अ ब्रिज बिटवीन ऑन प्रीमाइसेस डेटा सोर्स एंड पावर बीआई सर्विसेज. ओके, ये उसका सिंपल डेफिनेशन हुआ. गेटवे के टाइप बताने हैं आपको. Two types of gateways are there: standard gateway and personal gateway. For the organization level, we always prefer to install enterprise gateway. Okay, personal gateway is for only for particular one person use only. Okay, then second आप बता सकते हो कि गेटवेज जो है, गेटवेज ऑलवेज इंस्टॉल ऑन सर्वर. ठीक है, इतना सिंपल लैंग्वेज में आप गेटवेज के रिगार्डिंग बता सकते हैं इन्फॉर्मेशन. ओके, सिंपली इंस्टॉलेशन मेरा हो गया है, अनइंस्टॉलेशन. सो सिंपली आई गो टू दिस download sections again and starting my installing gateways. Okay, so simply I right click on this, run as an administrator. Accept, install. ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ रहा है ना? सर्विसेज पार्ट इम्पोर्टेंट है. आपका लेट्स से पावर बीआई, प्योरली पावर बीआई पे अगर इंटरव्यू होगा तो सेक्शंस वाइज डिवाइड होगा. जैसे कि पहला पार्ट जो होगा वो पावर बीआई डेस्कटॉप एप्लीकेशंस पे आपको क्वेश्चंस आएंगे. दूसरा पार्ट डैक्स के ऊपर क्वेश्चन आएंगे. तीसरा पार्ट पावर बीआई सर्विसेज रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, राइट. तो डिपेंड करता है कि इंटरव्यूअर पावर बीआई डेस्कटॉप प्लस डैक्स कंबाइन कर सकता है, पावर बीआई सर्विसेज को बाद में पूछ सकता है. लेकिन पावर बीआई सर्विसेज पे सेपरेट क्वेश्चनिंग आती है, एक सेपरेट सेक्शन ही है पावर बीआई सर्विसेज के ऊपर. सो क्वेश्चनिंग कहाँ से स्टार्ट होगी? जैसे वर्क स्पेस क्या होता है. अगेन वर्क स्पेस जब हमने क्रिएट किया तो जब हम शेयरिंग ऑप्शंस देखेंगे अभी, राइट. तसं म्हणू शकते. बट गेटवे इज मोस्टली कनेक्टिंग युअर क्लाउड सर्व्हिसेस टू युअर ऑन प्रेमाइसेस डेटा सोर्स. म्हणजे एक ब्रिजचं काम करतो तो फक्त. ऑन प्रेमाइसेस डेटा सोर्स मध्ये जो डेटा आहे तो डेटा घेऊन जाणे क्लाउड सर्व्हिसेसच्या रिपोर्ट पर्यंत याचं. येस, ठीक है. गेटवे इंस्टॉल कर दिया मैंने, सेटअप रेडी है. मैं यहाँ पे साइन इन कर रहा हूँ. साइन इन को मुझे सेम ईमेल एड्रेस देना है, या मोस्टली यहाँ पे जो ईमेल एड्रेस जाता है दिस इज फ्रॉम एडमिन साइड. जो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर का एडमिन होगा, आईटी एडमिन, जिसको ऑल प्रिविलेजेस होते हैं, उसका ईमेल एड्रेस यहाँ पे जाएगा. हमारे केस में हम ही एडमिन है यहाँ पे, राइट. ये सिस्टम भी एक ही पावर बीआई सर्विसेज अकाउंट पे रन हो रहा है, तो हम वही ईमेल एड्रेस को यहाँ पे पुट करते हैं. तो आई क्लिक ऑन नेक्स्ट.
Simply sign in. Okay, see the status में क्या है, the gateway is online and ready to be used. Okay, मैं इसको क्लोज कर दूंगा. Now I will go to my Power BI services. ये मेरा Power BI services का पेज है. So again I will go to the my workspace. इस workspace को मैं वापस से ओपन कर रहा हूँ जहाँ पे मेरा semantic model and report है. Whatever settings we do in a semantic model. इस semantic model में आपको सेटिंग करनी होती है. अभी यहाँ पे देखो एक ऑप्शन है रिफ्रेश का. अगर मैंने इसको रिफ्रेश किया तो ये मुझे एरर शूट करेगा. देखो यहाँ पे एरर आया. अगर एरर को मैंने क्लिक किया तो दिखेगा शेड्यूल रिफ्रेश हैज बीन डिसेबल. डिटेल्स में कुछ दिखेगा कि शेड्यूल रिफ्रेश डिसेबल है, उसको ऑन करो एंड ट्राई अगेन लेटर. सो अगर मैं इसकी सेटिंग में मुझे जाना है तो इस थ्री एलिप्सिस पे मैं क्लिक करूंगा. गो टू द सेटिंग. दिस इज माय सिमेंटिक मॉडल सेटिंग. इसमें देखो कुछ ऑप्शंस है, राइट. सबसे पहला यहाँ पे मुझे दिखाएगा रिफ्रेश हिस्ट्री. अगर इस रिफ्रेश हिस्ट्री पे मैं क्लिक करूंगा तो जितनी भी रिफ्रेश यहाँ पे हुई होंगी उस डेटा सेट की रिगार्डिंग वो यहाँ पे दिखेगा. जैसे कि हमने अब भी ऑन डिमांड रिफ्रेश किया था. ऑन डिमांड मतलब मैंने मैन्युअली रिफ्रेश किया था, वो रिफ्रेश फेल हुआ है, उसका मैसेज यहाँ पे मुझे शो करेगा. डिटेल में देखना पड़ेगा तो डिटेल का जो मैसेज है इसको शो करूंगा तो एरर क्या आया था वो मुझे यहाँ पे देख सकता हूँ. सो बेसिकली रिफ्रेश हिस्ट्री में रिफ्रेशेस कितने सक्सेसफुल हुए, कितने फेल हुए, अगर कोई फेल हुआ है तो उसका रीजन क्या है, ये आप यहाँ से ट्रैक कर सकते हो. ओके, नेक्स्ट पार्ट आता है सेमेंटिक मॉडल डिस्क्रिप्शंस का. यहाँ पे अगर कोई दिया होगा आपने तो मिलता है, नहीं तो इसकी कोई जरूरत नहीं है. गेटवे एंड क्लाउड कनेक्शन. दिस इज माय रिपोर्ट. दिस कनेक्टेड टू माय ऑन प्रेमिसेस डेटा सोर्स. सो मुझे यहाँ पे गेटवे को कॉन्फ़िगर करना पड़ता है. पहले हमने गेटवे जो इंस्टॉल किया हुआ है वो गेटवे यहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट होगा. सी, पर्सनल गेटवे रनिंग ऑन दिस माय सिस्टम. अंडरस्टैंड. ये गेटवे हमने अभी जो इंस्टॉल किया वो गेटवे यहाँ पे मुझे दिख रहा है. नाउ नेक्स्ट इज, यहाँ पे मुझे दिखा रहा है कि डेटा सोर्स क्रेडेंशियल्स. मतलब ये जो एरर का मैसेज आया है, ये एरर का मैसेज क्यों आया है कि जो हमारा डेटा सोर्स है, डेटा सोर्स के अंदर जो लिंक है, फोल्डर की जो लिंक है ना, उसको ऑनलाइन वो मिल नहीं रहा है पावर बीआई सर्विसेज पे. इसलिए वो आपको यहाँ पे एडिट क्रेडेंशियल्स का एरर शूट कर रहा है. तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सिंपली क्लिक ऑन दिस एडिट क्रेडेंशियल्स. प्राइवेसी लेवल आई विल सेलेक्ट नन एंड से साइन इन. देखो इसका एरर चला गया, फर्स्ट एरर चला गया. सेम वे मैं सभी के लिए कर रहा हूँ. देन दिस वन, साइन इन, साइन इन, साइन इन. ओके, फाइन. नाउ नेक्स्ट पार्ट आता है पैरामीटर्स का. दिस इज दिस इज काइंड ऑफ एप्लीकेशन पर्पस, इसकी नीड नहीं है कोई. नेक्स्ट आता है रिफ्रेश. रिफ्रेश का टाइम जोन जो है, वो टाइम जोन अभी हम जिस टाइम जोन में है वो टाइम जोन यहाँ पे दिखाएगा आपको. ये टोटली डिपेंड करता है कि आप किस क्लाइंट के लिए रिपोर्ट बना रहे हो, उसका टाइम जोन आपको यहाँ पे सेट करना होगा. लेट्स से कि मैं सिंगापुर क्लाइंट के लिए रिपोर्ट बना रहा, राइट. तो सिंगापुर का जो टाइम है वो सिंगापुर का टाइम इंडिया के टाइम से 2 घंटा, आई थिंक 2 घंटा आगे है वो. मतलब अगर हमारे यहाँ पे सुबह के 7 बजते हैं तो वहाँ पे 9 बजते हैं, राइट. तो मतलब 2 घंटा वो आगे है. तो मैं अगर सिंगापुर यहाँ पे इंडियन टाइम रखूंगा तो शेड्यूल रिफ्रेश के टाइम में मुझे जो रिफ्रेश के टाइमिंग देने होंगे वो इंडियन टाइम के हिसाब से देने पड़ेंगे ताकि उनको वो रिपोर्ट है वो उस टाइम पे दिखे. मतलब अगर मुझे ऐसे रिपोर्ट को फ्रीक्वेंसी सेट करनी है कि सुबह 7 बजे रिपोर्ट रिफ्रेश होना चाहिए, ठीक है. तो सुबह 7 बजे अगर रिफ्रेश होना चाहिए तो 7 बजे मतलब कौन सा, इंडियन टाइम या सिंगापुर टाइम, ठीक है. अगर यहाँ पे मैंने इंडियन टाइम रखा हुआ है
और यहाँ पे मैंने 7 बजे का टाइमिंग सेट कर दिया, तो रिपोर्ट रिफ्रेश कब चालू होगा? 9 बजे चालू होगा सिंगापुर के हिसाब से। लेकिन मुझे सिंगापुर के हिसाब से 7 बजे रिपोर्ट को रिफ्रेश करना है, तो मुझे यहाँ पे टाइमिंग कैसे देना पड़ेगा? फिर अगर मैंने इंडियन टाइम दिया है तो मुझे 5 बजे का देना पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ पे मैंने डायरेक्टली टाइम जोन ही सिंगापुर का ले लिया, तो मैं 7 बजे का टाइम सेट कर सकता हूँ। समझ रहे हो? मतलब सिंगापुर टाइमिंग सेट कर दूंगा मैं, सिंगापुर का टाइम जोन, और सिंगापुर के टाइम की जोन के हिसाब से सुबह 7 बजे। वो कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा फिर आपका, कि आपको देखना नहीं पड़ेगा कि इंडिया में अगर 5 बजते हैं तो सिंगापुर में कितना टाइम होगा, ये आपको गूगल पे जाके देखना पड़ेगा कि टाइम जोन कैसे एडजस्ट है। तो बेटर वे कि जिस क्लाइंट के लिए बना रहे हो उस क्लाइंट के लिए आप उसका रीजन सेलेक्ट कर लो और उस रीजन के हिसाब से टाइम दे दो डायरेक्टली। ठीक है, अभी मैं फिलहाल इंडियन टाइम ही रख रहा हूँ। इंडियन टाइम जोन यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है। रिफ्रेश शेड्यूल को मैं ऑन कर रहा हूँ। जैसे मैं इसको ऑन करूंगा, रिफ्रेश की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आएगी। हमने कंपैरिजन में देखा कि अगर मेरा प्रो अकाउंट है तो मैं 8 बार रिफ्रेश की फ्रीक्वेंसी सेट कर सकता हूँ, पीपीयू है तो 48 टाइम्स कर सकता हूँ। तो यहाँ पे रिफ्रेश की फ्रीक्वेंसी पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो वीकली एंड डेली बेसिस पे अवेलेबल है। आई क्लिक ऑन डेली। अगर ये टाइम जो है, देखो यहाँ पे ऐड टाइम है, इस पे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आप दे सकते हो टाइम, कितनी बार दे सकते हो। ये प्रो अकाउंट का है तो कितनी बार आएगा? ये 8 बार आना चाहिए, राइट? देखिए 8 बार होने के बाद ऑप्शन चला गया कि ऐड अनदर टाइम। फिर आप ज्यादा टाइम नहीं ऐड कर सकते, डेली आप 8 बार ही रिफ्रेश कर सकते हो। तो लेट्स से मैंने यहाँ पे कुछ टाइम दे रहा हूँ, जैसे सुबह के 11 बजे या 12 बजे का टाइमिंग मैंने डाल दिया, एंड से अप्लाई। ये ऑटोमेटिक रिफ्रेश होगा। हर टाइम तो मैन्युअल रिफ्रेश नहीं करेगा ना, ऑटोमेटिकली रिफ्रेश होना चाहिए रिपोर्ट। ये ऑटोमेटिक शेड्यूल रिफ्रेश आप फ्रीक्वेंसी यहाँ पे अपने सेट कर दी। फाइन, वी आर रेडी टू गो। मैं अगेन गो टू द वर्कस्पेस and now I try to refresh this report again manually। मैं इसको ट्राई कर रहा हूँ रिफ्रेश करने का। सी रिफ्रेशिंग स्टार्ट हुआ है, प्रोसेसिंग में। अभी ये क्या हो रहा है, यहाँ से पावर बीआई सर्विसेज से रिक्वेस्ट कहाँ पे जा रहा है? गेटवे को जा रहा है। आपने जो गेटवे कॉन्फ़िगर किया हुआ है इस मशीन के ऊपर, तो रिक्वेस्ट जा रहा है गेटवे के ऊपर। गेटवे कनेक्ट कर रहा है आपके पावर बीआई फोल्डर को, वहां से डेटा को उठा रहा है, पावर बीआई सर्विसेज पे लेके आ रहा है करेक्ट टेबल का। ठीक है, जब तक गेटवे इंस्टॉल नहीं था तब तक रिपोर्ट रिफ्रेश में एरर आ रहा था। वंस गेटवे इंस्टॉल हुआ, रिपोर्ट रिफ्रेश, आपने सेटिंग में जाके क्रेडेंशियल्स को सेट कर दिया, रिपोर्ट रिफ्रेश देखो यहाँ पे डन हुआ। आपने जो रिपोर्ट रिफ्रेश की फ्रीक्वेंसी सेट की हुई है उसके हिसाब से आज का रिफ्रेश हुआ है। नेक्स्ट रिफ्रेश कब है? कल का 12 बजे का है, तो इस 12 बजे वो अपने आप रिफ्रेश हो जाएगा। या अभी अगर 12 बजे के टाइम तक मेरा सिस्टम ऑन रहेगा तो रिफ्रेश डन हो जाएगा, क्योंकि सर्वर नीड्स टू बी ऑन 24/7। सर्वर हमेशा 24/7 ऑन रहता है, सर्वर कभी बंद नहीं रहता, राइट? लेकिन अगर हमने हमारी सिस्टम पे गेटवे को इंस्टॉल किया हुआ है, सो दिस इज एक्ट एज द सर्वर। मैंने मशीन को मेरे बंद कर दिया तो गेटवे भी ऑफलाइन चला जाएगा, और जो टाइमिंग पे अगर वो रिक्वेस्ट करेगा रिफ्रेश को तो गेटवे उसको ऑफलाइन मिलेगा, तो वो फेल हो जाएगा। तो सर्वर ऑन होना चाहिए, मशीन ऑन होना चाहिए जब आप रिफ्रेश को ट्राई कर रहे हो तब। Again, I'll go to the semantic model section, setting. If I go to the refresh history, देखो यहाँ पे पहला जो ऑन डिमांड था वो फेल हुआ था, लेकिन सेकंड ऑन डिमांड जो है मैंने वो कंप्लीटेड दिखा रहा है स्टेटस। इसका मतलब मेरा जो रिफ्रेश हो रहा है वो प्रॉपरली हो रहा है, डेटा सोर्स से सारा डेटा प्रॉपरली आ रहा है। अगर मैं डेटा सोर्स में कुछ फाइल्स ऐड करता हूँ, लेट्स से कि वहाँ पे मैं 2018 का डेटा, वहाँ पे मैं 2019 का डेटा ऐड कर दूँ, तो ऑटोमेटिकली जब यहाँ पे रिफ्रेश होगा तो 19 का डेटा भी यहाँ पे मुझे शो करेगा। ठीक है, सो दिस इज व्हाट गेटवे इज डूइंग। नेक्स्ट पार्ट आता है वर्कस्पेस का, वर्कस्पेस की सिक्योरिटी मैनेज करने का। ठीक है, इसको क्विकली देख लेते हैं हम। अभी मान लो कि मैंने वर्कस्पेस रिपोर्ट यहाँ पे डाल दिया, रिपोर्ट को गेटवे वगैरह सब सेट कर दिया मैंने, रिपोर्ट मेरा रिफ्रेश हो रहा है। अभी बात आती है कि रिपोर्ट को किसी और यूजर्स के साथ शेयर करने की, राइट? मेरे लिए फाइन है कि मुझे रिपोर्ट रिफ्रेश होकर दिख रहा है। अभी मेरे सपोज मैनेजर ने बोला कि अभी ये जो रिपोर्ट है ये रिपोर्ट्स तुम अदर यूजर्स के साथ शेयर कर लो। तो शेयरिंग के अलग अलग टाइप है। देखो, सबसे पहला ये DA14 के इस पे मैं अगर होवर करता हूँ तो देखो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है शेयर।
इसको मैं अगर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे वो ऑर्गेनाइजेशन का ईमेल एड्रेस पूछेगा। ये जो सारे शेयरिंग ऑप्शन है वो इंटर मतलब इनसाइड योर ऑर्गेनाइजेशन के लिए है। आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन भी पॉसिबल है रिपोर्ट शेयरिंग करना, बट मोस्टली प्रेफरेबली यहाँ पे देखो ऑप्शन क्या रहा है, पीपल इन योर ऑर्गेनाइजेशन विद द लिंक कैन व्यू एंड शेयर। अगर मैं इसको ड्रॉप डाउन करता हूँ तो यहाँ पे आप स्पेसिफिकली मेंशन कर सकते हो कि जिन यूजर्स के साथ आप रिपोर्ट को शेयर कर रहे हो उनको क्या एक्सेस होगा। वो वो यूजर सेम रिपोर्ट किसी और यूजर को शेयर कर सकते हैं क्या। अगर वो फैसिलिटी चाहते हैं तो आप ये ऑप्शन चूज कर सकते हो, पीपल इन योर ऑर्गेनाइजेशन एंड अलाउ रिसेप्टेंट टू शेयर दिस रिपोर्ट। अगर आपको उस यूजर को ये कैपेबिलिटी ये फैसिलिटी नहीं देनी है कि वो किसी और यूजर्स के साथ रिपोर्ट शेयर करे, तो ये टिक मार्क आपको क्या करनी है, अनचेक करनी है। अगर फैसिलिटी देनी है कि वो यूजर किसी और यूजर्स को रिपोर्ट शेयर कर सके तो यहाँ पे टिक मार्क करके, ठीक है। देन अगर किसी स्पेसिफिक पीपल को या किसी स्पेसिफिक ग्रुप को शेयर करना है तो आप ऑप्शन चूज कर सकते हो। फिलहाल के लिए मैं पीपल इन योर ऑर्गेनाइजेशन को अप्लाई कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं जो डोमेन है, मेरा डोमेन कौन सा, जिस यहाँ से मैंने जिसको लॉगिन किया हुआ है ना, दिस वन engway.com, इस engway.com में जितने यूजर्स रहेंगे उन यूजर्स का मैं नाम टाइप करूंगा तो उनके ईमेल एड्रेस मुझे हाईलाइट होंगे। मैं ईमेल एड्रेस को सेलेक्ट करूंगा एंड रिपोर्ट्स को उनके साथ शेयर कर दूंगा। जब मैं इस वे से शेयर करता हूँ, इस पर्टिकुलर वे से, तो उस पर्टिकुलर यूजर को क्या होता है, एक लिंक जाती है, एक मेल जाता है उसको कि आपको इस पर्टिकुलर पर्सन ने, मेरा नाम जाएगा कि इस पर्सन ने आपके साथ एक रिपोर्ट को शेयर किया हुआ है। लिंक को क्लिक करो तो उसको पावर बीआई सर्विसेज का ये स्क्रीन ओपन हो जाएगा, वो उसके अकाउंट से लॉगिन करेगा, उसको ये रिपोर्ट दिखेगा वहाँ। लेकिन प्री रिक्विजिट्स क्या होंगी, उसको पावर बीआई प्रो लाइसेंस चाहिए, क्योंकि प्रो लाइसेंस के बैक में ही हमने ये रिपोर्ट यहाँ पे स्टोर की। ये जो पर्टिकुलर वर्कस्पेस राहुल टेस्ट नाम का, ये वर्कस्पेस बैक बाय किस लाइसेंस से, प्रो लाइसेंस से। हमने देखा राइट सेटिंग में, इफ आई गो टू द वर्कस्पेस सेटिंग, लाइसेंस इन्फो, सी लाइसेंस कॉन्फ़िगरेशंस प्रो, जब वर्कस्पेस बनाया भी था हमने वहां पे भी एडवांस सेटिंग में वो हमें पूछ रहा था कि आपको प्रो लाइसेंस से बैक करना है या प्रीमियम पर यूजर से करना है। हमने प्रो किया था तो यहाँ पे आपको कॉन्फ़िगरेशंस में प्रो दिखेगा, ठीक है। सिस्टम स्टोरेज मतलब देखो यहाँ पे DA14 का जो रिपोर्ट है 3 MB का साइज है इसका। अगर मल्टीपल रिपोर्ट्स इस वर्कस्पेस में आ जाएंगे तो कंप्यूट करके दिखेगा आपको 3 MB, ऐसे 10 15 20 25 MB तक जाएगा। ये जो फाइल यहाँ पे जो डेटा स्टोर होता है ये कॉम्प्लेक्स कॉम्प्रेस करके स्टोर होता है, मतलब पावर बीआई का वर्टीपैक इंजन होता है, वो डेटा को कॉम्प्रेस करके स्टोर करता है। मतलब अगर मॉडल साइज मैंने जो बोला आपको कि 1 GB का मॉडल साइज चाहिए, तो 1 GB मतलब बहुत होता है, मिलियंस ऑफ रोज वो स्टोर करके रख सकता है। इतना कैपेसिटी तक जाता ही नहीं, 203 कितने कितना कितना भी बड़ा डेटा होने तो आपका फाइल मोस्टली 300 400 MB तक ही जाएगा, ठीक है, 1 GB तक भी जाता नहीं है। ओके, सो क्योंकि डेटा कॉम्प्रेस होके स्टोर होता है यहाँ। फाइन, सो अभी फर्स्ट वे तो मैंने देख लिया कि मैं यहाँ से शेयर कर सकता हूँ रिपोर्ट को। लेकिन इस शेयरिंग में प्रॉब्लम क्या है, मान लो आपने किसी यूजर के साथ रिपोर्ट शेयर कर दिया, लेकिन 5 मिनट बाद आपको पता चला कि अरे मैंने तो रॉन्ग पर्सन को रिपोर्ट शेयर कर दी। हो सकता है कि 2 पर्सन के नाम सेम हो, आपने आपका कंफ्यूजन हुआ, जिस पर्सन को शेयर करना था वो उसको नहीं किया, किसी और को शेयर कर दिया। तो जो शेयर किया उसको वापस तो नहीं ले सकते आप। जैसे हम हमारे पास व्हाट्सएप पे हम मैसेज करते हैं, तो अगर हमें डिलीट करना है तो हम डिलीट कर देते हैं तुरंत मैसेज, राइट। लेकिन अगर उस यूजर ने वो मैसेज पढ़ लिया होगा तो डिलीट करके भी कुछ फायदा नहीं, राइट। उसको तो जो इन्फॉर्मेशन नहीं जानी चाहिए वो ऑलरेडी चली गई है। तो इस वे से शेयरिंग नहीं करते। शेयरिंग के लिए अनदर एक वे आता है, वर्कस्पेस लेवल एक्सेस। तो जब वर्कस्पेस क्रिएट होता है, वर्कस्पेस में यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आता है मैनेज एक्सेस। इस मैनेज एक्सेस पे मैं क्लिक करूंगा, मेरा नाम आएगा क्योंकि दिस वर्कस्पेस क्रिएटेड बाय मी। तो यहाँ पे देखो एक एडमिन लिख के आ रहा है, तो मैं इस वर्कस्पेस का एडमिन, मतलब इस वर्कस्पेस को मैंने क्रिएट किया हुआ है। इस वर्कस्पेस रिलेटेड जितने जो मैं बोलूंगा कि एक्सेस रहेंगे या जितनी फीचर्स रहेंगे वो सारे फीचर्स मैं अप्लाई कर सकता हूँ, यूज कर सकता हूँ। अभी मुझे किसी और यूजर को एक्सेस देना रहेगा तो यहाँ पे मैनेज एक्सेस में ऐड पीपल और ग्रुप्स का ऑप्शन है। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ
इंटर नेम और ईमेल, अगर मैं कोई ईमेल एड्रेस मेरे ऑर्गेनाइजेशन के वाले का यहाँ पे पुट कर सकता हूँ, या उसका नाम भी टाइप किया मैंने तो उसका ईमेल एड्रेस यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा। जब वो पर्टिकुलर यूजर को एक्सेस देना रहेगा तो 4 टाइप के एक्सेस हमारे पास होते हैं, एडमिन, मेंबर, कंट्रीब्यूटर एंड व्यूअर। ये 4 टाइप के एक्सेस होते हैं। एडमिन एक्सेस मतलब सारे एक्सेस। अगर मैंने किसी और बंदे को एडमिन एक्सेस दे दिया तो जितना एक्सेस मैं इस पर्टिकुलर वर्कस्पेस को, जितनी फैसिलिटी मैं यूज कर पा रहा हूँ, जितना एक्सेस मेरे पास है उतना भी एक्सेस उसके पास भी चला जाएगा, एडमिन अगर मैंने उसको दिया हुआ। अगर मैंने मेंबर दिया हुआ है तो एडमिन जितने नहीं लेकिन थोड़े कम लेवल के एक्सेस उसको मिलेंगे। सेम वे कंट्रीब्यूटर, लास्ट इज व्यूअर। ये जो लास्ट व्यूअर का जो रोल होता है ये बेसिकली दिया जाता है एंड यूजर्स को, जिनके साथ आप रिपोर्ट को शेयर करना चाहते हो। उनका अगर काम बस रिपोर्ट को देखना है, उनके साथ इंटरेक्ट करना है, रिपोर्ट में कोई चेंजेस नहीं करने हैं, तो व्यूअर एक्सेस दिया जाता है। तो जिसको भी व्यूअर एक्सेस मिलेगा वो रिपोर्ट को देख पाएगा, उसमें इंटरेक्ट कर पाएगा, रिपोर्ट्स को पेजेस में इधर उधर ट्रैवल कर पाएगा, लेकिन उस रिपोर्ट में वो कुछ एडिट नहीं कर पाएगा। अगर मैंने किसी बंदे को कंट्रीब्यूटर एक्सेस दिया हुआ है तो वो कंट्रीब्यूटर क्या कर सकता है, उस रिपोर्ट को डाउनलोड कर सकता है, उसमें कोई चेंजेस वगैरह करके वापस से पब्लिश कर सकता है, लेकिन व्यूअर वो नहीं कर सकता। सो डिपेंड अपॉन द एक्सेस, ये रिपोर्ट्स के साथ आप क्या कर सकते हो इस सिमेंटिक मॉडल के साथ या इस रिपोर्ट के साथ, वो डिसाइड होता है। अगर मैंने व्यूअर एक्सेस दिया हुआ है तो उस यूजर को बस ये रिपोर्ट दिखेगा, DA14 पावर BI, उसके अंदर वाला ये सिमेंटिक मॉडल नहीं दिखेगा उसको। तो सिमेंटिक मॉडल अगर दिखेगा नहीं तो उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकता, उसको डाउनलोड भी नहीं कर सकता। अगर कंट्रीब्यूटर एक्सेस दिया हुआ है तो दोनों दिखेगा, DA14 पावर BI रिपोर्ट एंड सिमेंटिक मॉडल। अगर सिमेंटिक मॉडल दिख रहा है तो सिमेंटिक मॉडल को मैं डाउनलोड कर सकता हूँ, फाइल को डाउनलोड कर सकता हूँ और उसको वापस से पब्लिश कर सकता हूँ। ठीक है, मोस्टली ये कंट्रीब्यूटर, मेंबर, एडमिन एक्सेस किसको दिए जाते हैं, जैसे कि आपके पास 10 लोगों की टीम है, टीम में काम कर रहे हो, एक बंदे ने रिपोर्ट बनाया, वो एडमिन हुआ। जैसे कि मैं मैनेजर इज माय एडमिन, ठीक है, तो मैनेजर के वर्क स्पेस में ये रिपोर्ट रखी हुई, तो मैनेजर ने क्या लेट से क्या किया, उसके पास 2 डेवलपर है, एक मैं हूँ एक दूसरा बंदा है, मुझे कोई और टास्क उसने असाइन कर दिया और वो चाहता है कि इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में कोई चेंजेस करके उसको पब्लिश करना है। तो उसने क्या बोला कि दूसरे डेवलपर को बोला मैं तुमको कंट्रीब्यूटर एक्सेस देता हूँ, फाइल को डाउनलोड करो, रिपोर्ट में चेंजेस करो एंड वापस से पब्लिश करो। तो उस टाइम पे वो क्या करेगा, वो अदर डेवलपर्स को कंट्रीब्यूटर एक्सेस मिला हुआ है या मेंबर एक्सेस दिया हुआ है, उसके हिसाब से वो क्या करेगा, रिपोर्ट को डाउनलोड करेगा, उसको ये ऑप्शंस मिल जाएगा कि जब वो पब्लिश करे रिपोर्ट को तो उसको वो वर्क स्पेस दिखता है वहां पे, अगर मैंने उसको कंट्रीब्यूटर मेंबर एक्सेस दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये हुआ एक्सेस का पार्ट। अगर इफ आई गो टू दिस पर्टिकुलर से वर्कस्पेस, वर्कस्पेस एक्सेस, सो माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिशियल वेबसाइट है ये learn.microsoft.com। यहाँ पे आपको एक्सेस कैसे दिए जाते हैं उसका डॉक्यूमेंटेशन है, कितने टाइप के एक्सेस होते हैं और क्या क्या कैपेबिलिटी होती है। जैसे एडमिन को सारे राइट्स होते हैं, उसके बाद आता है मेंबर जिसको एडमिन से थोड़े कम राइट्स होते हैं, बाद में आता है कंट्रीब्यूटर और लास्ट में आता है व्यूअर। व्यूअर को कौन से असाइन होते हैं, व्यू एंड इंटरेक्ट विद आइटम, read data that's stored in the workspace data flow, create subscriptions to the report and can receive subscriptions created by other reports। इतना ही एक्सेस होता है। वो रिपोर्ट्स को डाउनलोड नहीं कर सकता, उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकता, अदर यूजर के साथ शेयर नहीं कर सकता, उसको एक्सेस लिमिटेड किए जाते हैं। ठीक है, सो वी ऑलवेज प्रेफर कि अगर हम यूजर को एक्सेस दे रहे हैं, वी ऑलवेज प्रेफर टू गिव अ व्यूअर एक्सेस, एंड बाकी की जो एक्सेस है वो एज पर डिमांड, मतलब एज पर नीड वो एक्सेस दिए जाते हैं। लेकिन जैसे कि आपका मैनेजर अगर बोलता है कि हाँ इस पर्टिकुलर यूजर्स को ये एडमिन या मेंबर एक्सेस देने हैं, देन वी नीड टू गिव एज पर द डिमांड। तो आपको उसका एक मेल देना पड़ता है मैनेजर्स के साथ, या मैनेजर आपको बाय मेल थ्रू, मतलब बाय डॉक्यूमेंटेशंस वो बोलता है कि दिस पर्टिकुलर यूजर्स नीड टू बी असाइन विद मेंबर या कंट्रीब्यूटर एक्सेस। ठीक है, तभी आपको वो एक्सेस देने, राइट, फाइन। सो अगर मैंने वर्कस्पेस लेवल पे अगर मैं एक्सेस देता हूँ, लेट मी ओपन दिस पावर BI सर्विसेज। ठीक है,
सो यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या है पता है, लेट्स से कि मैंने व्यूअर का एक्सेस दे दिया 10 लोगों को, तो इस पर्टिकुलर वर्कस्पेस के अंदर लेट्स से मेरे पास DA14 का एक रिपोर्ट है, लेट्स से यहाँ पे और 10 रिपोर्ट्स है, इस वर्कस्पेस के अंदर मैंने 10 रिपोर्ट रखी, तो वो जो 10 यूजर है जिनके साथ मैंने ये यहाँ पे उनको वर्कस्पेस लेवल का एक्सेस दिया है, उन 10 लोगों को इस पर्टिकुलर टेस्ट नाम का वर्कस्पेस दिखेगा। मतलब जैसे मैं इस वर्कस्पेस पे क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पे राहुल टेस्ट नाम का मेरा वर्कस्पेस दिखता है। अगर मैंने वर्कस्पेस लेवल पे एक्सेस दिया हुआ है उन यूजर को, तो उन यूजर को भी जब वो उनकी पावर बीआई सर्विसेज पे वर्कस्पेस पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो उनको भी ये राहुल टेस्ट नाम का वर्कस्पेस दिखेगा। वो इस वर्कस्पेस पे क्लिक करेंगे तो इस वर्कस्पेस के अंदर जितने रिपोर्ट्स होंगे वो सारे रिपोर्ट्स उनको दिखेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? मतलब अगर मैं वर्कस्पेस लेवल पे एक्सेस देता हूँ किसी यूजर को, तो उस वर्कस्पेस के अंदर के सारे रिपोर्ट्स उस यूजर को दिखेंगे। ठीक है, नाउ अगर मेरी रिक्वायरमेंट ऐसी हो कि जो 10 यूजर है उसमें से 5 यूजर को कोई पर्टिकुलर से कि मेरे पास इस राहुल टेस्ट में DA14 एंड DA13 ऐसे दो रिपोर्ट है। ठीक है, अभी मुझे DA14 का एक्सेस देना है 5 लोगों को, DA13 का एक्सेस देना है दूसरे 5 लोगों को। अगर मैं उनको वर्कस्पेस लेवल पे एक्सेस दूं व्यूअर का, तो सभी लोगों को सारे रिपोर्ट दिखेंगे। मतलब DA14 वालों को DA14 का भी दिखेगा, DA13 भी दिखेगा, एंड DA13 वालों को दोनों भी दिखेंगे, 13 एंड 14। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ, राइट? तो ये पॉसिबिलिटी फिर वर्कस्पेस लेवल पे मैनेज नहीं होगी, तो हमारे पास और एक अल्टरनेटिव चाहिए। हम फिर क्या करते हैं, एक्सेस जो होता है वो एप्लीकेशन बेस्ड देते हैं। हम एक एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं, उस एप्लीकेशन में हम एक्सेस प्रोवाइड करते हैं यूजर्स को। हम वर्कस्पेस लेवल पे एक्सेस नहीं देते, हम एप्लीकेशन लेवल पे एक्सेस देते हैं। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैनेज एक्सेस में जाके जिन यूजर्स को मैंने एक्सेस दिया हुआ है इनके एक्सेस यहाँ से निकाल दूंगा। जैसे यहाँ पे मेरा नाम है, अगर मैंने किसी और यूजर को व्यूअर एक्सेस दिया हुआ है तो उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा और लिखेगा, जैसे एडमिन लिखा हुआ है यहाँ पे तो नीचे आएगा व्यूअर। वहां पे मुझे उसको डिलीट करने का ऑप्शन भी मिलेगा, डिलीट का साइन आएगा। अगर मुझे वो रिमूव करना है एक्सेस तो मैं उस पर क्लिक करूंगा तो वो एक्सेस रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, लेट मी पब्लिश, let's say this is DA13, let me open this report and try to publish in the same workspace. एप्लीकेशन की नीड क्यों है समझ में आई ना? अगर वर्कस्पेस लेवल पे मेरा सिनेरियो ऐसा है कि मुझे रिपोर्ट लेवल पे लोगों को कंट्रोल करना है कि कौन सा रिपोर्ट किस यूजर को दिखाना है। वर्कस्पेस में तो कितने भी रिपोर्ट्स हो सकते हैं, लेकिन अगर मुझे स्पेसिफिक रिपोर्ट स्पेसिफिक यूजर्स को दिखाना है तो मुझे एप्लीकेशंस क्रिएट करना पड़ेगा, वो वर्कस्पेस लेवल पे पॉसिबल नहीं होगा। हाँ, अगर आपके पास अ, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है आपको सारे रिपोर्ट इस पर्टिकुलर वर्कस्पेस से लेट से एक ही रिपोर्ट है और रिपोर्ट है ही नहीं, एक ही रिपोर्ट है, तो एप्लीकेशन बनाने की जरूरत नहीं है, आप वर्कस्पेस लेवल पे भी एक्सेस दे सकते हो। तो एनी हाउ एप्लीकेशन में भी उसको एक ही रिपोर्ट दिखेगा और वर्कस्पेस में भी एक ही रिपोर्ट है। अगर एक से ज्यादा रिपोर्ट है देन यू कैन क्रिएट एप्लीकेशंस एंड गिव एक्सेस टू पर्टिकुलर यूजर एज पर द रिक्वायरमेंट कि कौन से रिपोर्ट को किस यूजर को एक्सेस देना है। ठीक है, सो लेट्स से दिस इज माय DA13 रिपोर्ट। इसको एक बार मैं पब्लिश कर रहा हूँ सेम वर्कस्पेस के अंदर।
ठीक है। सो दिस इज माय DA13 रिपोर्ट। मैं यहाँ पे सिंपली क्लिक ऑन पब्लिश। अगेन वो मुझे वर्कस्पेस की लिस्ट दिखाएगा। आई चूज सेम वर्कस्पेस, राहुल टेस्ट। राहुल टेस्ट का वर्कस्पेस मैंने सेलेक्ट कर लिया है एंड आई विल जस्ट पब्लिश दिस रिपोर्ट इनटू द पावर BI सर्विसेज। Rotate, go to this service and I will just refresh this page. ये अभी मेरे पास DA13 एंड DA14 ऐसे दो रिपोर्ट्स हैं यहाँ पे। अभी रिक्वायरमेंट है कि DA13 का रिपोर्ट 5 यूजर को दिखना चाहिए, DA14 का यूजर दूसरे 5 यूजर को दिखना चाहिए। ठीक है। सो मैं यहाँ पे देखो एक ऑप्शन आता है मेरे पास क्रिएट ऐप। मैं क्रिएट ऐप पे क्लिक करूंगा। जैसे दिस इज माय राहुल टेस्ट ऐप। डिस्क्रिप्शन लेट्स से ABCD कुछ भी डिस्क्रिप्शन ले रहा हूँ मैं यहाँ पे। आपके पास अगर कोई ऐप का लोगो वगैरह आपको डालना है तो आप यहाँ पे लोगो को अपलोड कर सकते हो। ऐप की थीम वगैरह जो है वो थीम आप सेट कर सकते हो कि कौन से कलर में चाहिए। दूसरा एक ऑप्शन आता है शो ऐप टू द पब्लिशर्स, इज फाइन। गो टू द एडवांस सेटिंग। ठीक है। एक्सेस हिडन कंटेंट्स, दैट इज फाइन। ग्लोबल ऐप सेटिंग, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है कि ग्लोबल ऐप सेटिंग में इंस्टॉल दिस ऐप ऑटोमेटिकली, मतलब जिन यूजर को आप इस ऐप के थ्रू एक्सेस दोगे उन पर्टिकुलर यूजर्स के सिस्टम में ये ऐप जो होगा वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है। अगर अनचेक नहीं किया तो उनको वो इंस्टॉल करना पड़ेगा। मैं अभी अनचेक नहीं कर रहा हूँ। मैं प्रोसेस दिखाऊंगा आपको कि कैसे वो पर्टिकुलर एंड यूजर जो है वो कैसे इंस्टॉल कर सकता है। ठीक है। तो मैं बस यहाँ पे नेक्स्ट करूंगा ऐड कंटेंट। कंटेंट के अंदर वो मुझे पूछेगा कि इस पर्टिकुलर ऐप में आपको क्या दिखाना है। तो मैं ऐड कंटेंट पे अगर क्लिक करूंगा तो मेरे जो वर्कस्पेस के अंदर जितनी रिपोर्ट्स होंगी वो रिपोर्ट्स की लिस्ट यहाँ पे आएगी। जैसे कि मुझे दोनों ये रिपोर्ट्स इस एप्लीकेशन में चाहिए, कंट्रोल करना है मुझे, लेकिन पहले इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। DA13 के लिए अलग यूजर्स हैं, 14 के लिए अलग यूजर्स हैं, राइट। तो मैंने दोनों रिपोर्ट्स को ऐड कर दिया यहाँ पे कंटेंट के अंदर, राइट। नेक्स्ट पार्ट आता है ऑडियंस का। ठीक है। ऑडियंस के सेक्शन में लेट्स से ये न्यू ऑडियंस दिख रहा है, ऐसे आप मल्टीपल ऑडियंस यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। सो पहले राहुल टेस्ट ऐप नाम का एक ऑडियंस यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। अगर यहाँ पे मुझे DA13 को, मतलब दिस पर्टिकुलर जो रिपोर्ट है DA14 का रिपोर्ट दिखाना है 5 यूजर को, तो मैं DA13 की रिपोर्ट को यहाँ पे हाइड कर दूंगा। ठीक है। DA14 का रिपोर्ट ओपन है, पेजेस को हाइड नहीं कर सकता, मैं रिपोर्ट्स को हाइड कर सकता हूँ। ठीक है। DA13 को मैंने हाइड कर दिया और DA14 का मैंने ऑन रखा। ठीक है। DA14 को 13 को हाइड कर दिया, 14 को ऑन रखा है। जिन यूजर्स को मुझे एक्सेस देना है उन यूजर्स के ईमेल एड्रेस में यहाँ पे डाल दूं। ठीक है। तो इस ये जो ऑडियंस है, इस ऑडियंस को मैंने लेट्स से रीनेम कर दिया DA14 रिपोर्ट। ठीक है। DA14 की रिपोर्ट में मैंने क्या कर दिया, 13 को हाइड कर दिया, 14 को ऑन रखा है ताकि 14 का रिपोर्ट दिखे। किन लोगों को दिखे, यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया ऑडियंस के सेक्शन में उन यूजर्स के ईमेल एड्रेस। लेट्स से 5 यूजर की, जिन यूजर्स को मुझे 14 का एक्सेस देना है उनके यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया। अगेन मैं न्यू ऑडियंस पे जाऊंगा। लेट्स से इसको नाम दे रहा हूँ DA13। ठीक है। DA13 में 14 को हाइड कर रहा हूँ, राइट। 13 का रिपोर्ट जिसको दिखाना है उन ऑडियंस की यहाँ पे मैंने ईमेल एड्रेस ऐड कर दिया, राइट। 14 का एक सेट बन गया, 13 का एक सेट बन गया।
राइट। ऐसे आप मल्टीपल सेट बना सकते हो जैसे जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है। लेट्स से आपके पास 10 रिपोर्ट्स है, 10 रिपोर्ट्स के लिए आपको अलग अलग सेट है, आपके पास यूजर्स के सेट है। तो हर एक ऑडियंस का सेक्शन में आप उन ऑडियंस को जो रिपोर्ट देखनी है उसको बस ऑन रखो, बाकी रिपोर्ट्स को हाइड कर दो। ठीक है, समझ में आ रहा है ये? ठीक है, 14 का 13 का ऑडियंस मैंने क्रिएट कर दिया एंड आई वंस इट इज डन आई क्लिक ऑन पब्लिश ऐप। मैं इस ऐप को मैंने पब्लिश कर दिया, इसकी एक लिंक जनरेट हुई। आप ये लिंक भी डायरेक्टली यूजर्स को सेंड कर सकते हो वाया ईमेल की, क्लिक ऑन दिस लिंक टू इंस्टॉल दिस एप्लीकेशन। मैं इस लिंक को कॉपी कर रहा हूँ, आई जस्ट क्लोज दिस, मैं इसको कैंसिल कर। ठीक है, नाउ जो एंड यूजर होगा उस एंड यूजर को ये एप्लीकेशन कहाँ पे दिखाई देगा? उसको ऐप सेक्शन में जाना पड़ेगा। ऐप सेक्शन कहाँ पे होगा? ये 3 डॉट्स दिख रहा है मोर पे, इस मोर पे मैंने क्लिक किया, देखो यहाँ पे एप्स होगा, इस एप्स पे मैं क्लिक करूंगा। उसको यहाँ पे अभी कोई भी ऐप दिखाई नहीं देगा। अगर मैंने वहां पे वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल का चेक मार्क किया होता तो यहाँ पे उसको वो ऐप दिखाई देता, वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाता। लेकिन अगर नहीं है तो उसको क्या करना पड़ेगा? गेट एप्स पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे गेट एप्स पे क्लिक करेगा, देखो दिस इज माय ऐप जो मैंने क्रिएट किया है। उसको वो क्या करेगा? उसको ये दिखेगा वहां पे गेट एप्स, क्योंकि जो यूजर को एक्सेस दिया हुआ है उन यूजर को उनकी एप्लीकेशन की लिस्ट में ये एप्लीकेशन दिखेगा। तो मैं इस पे क्लिक करूंगा गेट इट नाउ, ये ऐप उसको इंस्टॉल हो गया। यहाँ पे देखो ऑल जो सेक्शन है, ये ऑल सेक्शन किसके लिए होगा? जो एडमिन है उसको डीए 13 एंड 14 के सारे रिपोर्ट दिखेंगे क्योंकि वो एडमिन है। डीए 14 वाला जो ग्रुप रहेगा उनको बस डीए 14 का रिपोर्ट दिखेगा, और डीए 13 वाला जो रहेगा उनको बस डीए 13 का दिखा गया। देखो यहाँ पे 14 नहीं है, तो डीए 13 वाला जो यूजर होगा वो जब एप्लीकेशन ओपन करेगा तो उसको बस इतना दिखेगा, डीए 13 रिपोर्ट। ये दो नहीं दिखेंगे, ऑल एंड डीए 14, उसको बस डीए 13 दिखेगा। डीए 14 वाला जो यूजर होगा उसको बस डीए 14 दिखेगा, डीए 13 एंड ऑल नहीं दिखेगा। आई एम द एडमिन इसलिए मुझे सारे दिख रहे हैं। तो ऐसा इंटरफेस उसको एंड यूजर को दिखेगा। अगर लेट्स से आई क्लिक ऑन दिस गो बैक, तो देखो ये एप्स की लिस्ट में उसको ये ऐसा ऐप दिखेगा। इसको वो ओपन करेगा तो उसको एज पर द एक्सेस दिखेगा। डीए 14 का होगा तो डीए 14 दिखेगा, डीए 13 का होगा तो डीए 13 दिखेगा। सो इन दिस वे हम हमारा जो कंटेंट है उस कंटेंट को मोर सिक्योरली पब्लिश कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं यूजर्स के साथ, राइट। इस केस में हमने वर्कस्पेस लेवल पे किसी यूजर को एक्सेस नहीं दिया हुआ है, हमने सारा एक्सेस कहाँ पे दिया है? एप्लीकेशन लेवल पे दिया है। सो मतलब वर्कस्पेस के अंदर आपके 10 रिपोर्ट हो, आपने एप्लीकेशन क्रिएट करके एक ही रिपोर्ट का एक्सेस किसी एक पर्टिकुलर यूजर को दिया होगा। उसको पहली बात तो उस वर्कस्पेस का एक्सेस नहीं है, तो इसलिए वर्कस्पेस का जो नाम है, वो जो वर्कस्पेस है आपका, वो उसको लिस्ट में दिखेगा नहीं। मतलब उसको पता नहीं चलेगा कि इस वर्कस्पेस के अंदर कितने रिपोर्ट्स, उसको बस वही रिपोर्ट दिखेगा जिसका एक्सेस उसको दिया गया है। अंडरस्टैंड हो रहा है? ठीक है, सो वी ऑलवेज प्रेफर दिस वे, हम एप्लीकेशन के थ्रू ही एक्सेस देना प्रेफर करते हैं। अभी मान लो कि आपने एप्लीकेशन बना लिया, पब्लिश वगैरह कर दिया है, यूजर्स को एक्सेस दे दिया। लेट्स से कि डीए 14 का रिपोर्ट है जिसको आपने 5 लोगों को एक्सेस दिया हुआ। अभी सपोज आपको एक रिक्वेस्ट आ गया क्लाइंट की तरफ से कि डीए 14 का जो रिपोर्ट है उसमें एक और यूजर ऐड करना है या किसी यूजर को रिमूव करना है। उस टाइम पे क्या करेंगे? वापिस से तो ऐप नहीं बनाएंगे, राइट। उसके लिए हम क्या करेंगे? आई जस्ट गो टू दिस, गो बैक, मैं वर्कस्पेस पे जाऊंगा हमारे, क्योंकि वर्कस्पेस में ही ऑप्शन हमें मिला था क्रिएट ऐप का। एक बार एप्लीकेशन बन गया तो अभी देखो यहाँ पे क्रिएट ऐप नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा अपडेट ऐप। अगर ऐप को आपको अनपब्लिश करना रहेगा तो देखो यहाँ पे अनपब्लिश ऐप है, जो ऐप आपने क्रिएट किया होगा। अगर आपको अनपब्लिश करना है, नया ऐप क्रिएट करना है, तो पहले आपको इस ऐप को अनपब्लिश करना पड़ेगा, फिर नया बना सकते हो। अगर इसी ऐप के अंदर कोई चेंजेस करना है, जैसे हमारी रिक्वायरमेंट है कि डीए 14 में एक यूजर को ऐड करना है और डीए 13 से एक यूजर को निकालना है, तो मैं अपडेट ऐप पे क्लिक करूंगा। सेम वो मुझे विंडो दिखाएगा, कंटेंट, सेटअप, कंटेंट, ऑडियंस। तो हम ऑडियंस के सेक्शन में जाएंगे, डीएफ 14 का जो रहेगा रिपोर्ट का सेक्शन, इस रिपोर्ट में जाके जो लिस्ट रहेगी हमारी, इसमें मैं एक और यूजर को ऐड कर दूंगा।
वापस DA13 के लिस्ट में जाऊंगा और यहाँ पे एक यूजर का जो लिस्ट होगी मेरे पास यहाँ पे दिखेगी मुझे किन किन यूजर्स को मैंने दिया हुआ है एक्सेस। किसी का रिमूव करना है तो डिलीट का ऑप्शन उसके सामने आता है, मैं उस पर क्लिक करके उसको डिलीट कर दूंगा कि इस यूजर का मैं एक्सेस निकाल रहा हूँ एप्लीकेशन। एंड सिंपली वंस इट इज डन मैं यहाँ पे अपडेट ऐप पे क्लिक करूंगा। जैसे अपडेट ऐप पे क्लिक करूंगा, अपडेट, वापस से एक नई लिंक जनरेट होगी ऐप की। ये लिंक आप शेयर कर सकते हो, अदरवाइज इसको क्लोज करके जब वो पर्टिकुलर यूजर होगा, वो यूजर एप्लीकेशन को ओपन करेगा अगेन, तो उनको वो चेंजेस रिफ्लेक्ट हो जाएंगे ऑटोमेटिक। ओके, लेकिन लेट्स से कि इसमें सिनेरियो कैसा रहेगा, लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, DA13 का जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट में कोई चेंजेस कर दिए, लेट्स से कि मैंने उस रिपोर्ट में कोई विजुअल ऐड कर दिए, रिपोर्ट को वापस यहाँ पे वर्कस्पेस में पब्लिश कर दिया। तो जो नया रिपोर्ट है वो नया रिपोर्ट इस वर्कस्पेस में तो है, लेकिन जो एप्लीकेशन में, वो एप्लीकेशन में स्टिल मुझे पुराना रिपोर्ट ही दिखा। ठीक है, तो मतलब वर्कस्पेस में अगर मैंने किसी रिपोर्ट्स में कोई चेंजेस किए हैं, उन चेंजेस को एप्लीकेशन में भी इंप्लीमेंट करने के लिए मुझे वापस से अपडेट ऐप करना पड़ेगा। मैं वापस से अपडेट ऐप करूंगा, चेंजेस वगैरह कुछ करने नहीं है मुझे। कंटेंट में रिपोर्ट का नाम रहेगा DA13 वाला, क्योंकि ये अपडेटेड रिपोर्ट है। जब मैं सेम नाम के रिपोर्ट को पब्लिश करता हूँ पावर BI डेस्कटॉप से, तो मुझे वो ऑप्शन पूछता है कि ये नाम का रिपोर्ट ऑलरेडी वहाँ पे है, उसको आपको रिप्लेस करना है क्या इस नए रिपोर्ट के साथ। तो मैं उसको रिप्लेस कर दूंगा तो वो पब्लिश हो जाएगा। तो ये जो DA13 है, दिस इज माई न्यू रिपोर्ट। तो मुझे वापस से इसको क्या करना है, बस अपडेट करना है, ऐप को बस अपडेट करना है अगर मैंने कोई चेंजेस किए हुए रिपोर्ट में। जब आप अपडेट करोगे तब ये नए चेंजेस जो है उस रिपोर्ट में के वो यूजर्स को दिखाई देंगे। ठीक है, ऐप को अपडेट करना इंपॉर्टेंट है अगर कोई चेंजेस होते हैं रिपोर्ट के साइड में तो। क्लियर है यहाँ तक ऑनलाइन स्टूडेंट? हेलो ऑनलाइन स्टूडेंट, ये चले गए सब? वी आर देयर। ओके, सो अगर मैं रिपोर्ट को ओपन करता हूँ वर्कस्पेस के अंदर, तो कुछ ऑप्शंस दिखाई देते हैं मुझे यहाँ पे। ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, जैसे कि फाइल पे अगर मैं करता हूँ तो डाउनलोड दिस फाइल का जो ऑप्शन है, तो अगर मैं डाउनलोड किया तो इसका एक कॉपी जो PBIX का फाइल जैसे आपने डेस्कटॉप में बनाया था ना, वैसा एक कॉपी डाउनलोड हो जाएगा आपके सिस्टम में। तो आप नई अपडेटेड वाली कॉपी डाउनलोड करके उसमें कोई चेंजेस करके वापस से पब्लिश कर सकते हो। तो यहाँ से मतलब पावर BI सर्विसेज से आप कॉपीज को डाउनलोड कर सकते हो रिपोर्ट में। ठीक है, देन एक्सपोर्ट ऑप्शन जो है, इस पर्टिकुलर रिपोर्ट जो है वो मैं एनालाइज इन एक्सेल, मतलब मैं पिवोट टेबल के फॉर्मेट में इसको एनालाइज कर सकता हूँ। जैसे कि अगर मैंने एनालाइज इन एक्सेल किया तो वो क्या करेगा, एक्सेल इज रेडी, जी ये वाली एक्सेल, ये जो एक्सेल है, इस एक्सेल को अगर मैंने ओपन किया तो पिवोट टेबल के फॉर्मेट में, एक्सेल का पिवोट टेबल पता है ना तुम लोग को, तो वैसे आप एनालिसिस कर सकते हो। मतलब आपको कोई टेबलर रिपोर्ट बनाना है लेट्स से, काइंड ऑफ ये कर सकते हो। अभी यहाँ पे एक्सेल का कुछ इशू है भाई, तो यहाँ पे ऐसे पिवोट टेबल के फॉर्मेट में वो दिखेगा आपको, जिसमें आप ड्रैग एंड ड्रॉप रोज में, कॉलम्स में, वैल्यूज में टेबल्स बना सकते हो। वहाँ पे आपको सिंपली जो आपके टेबल्स में आपने मेजर बनाए हुए हैं, जो टेबल्स के अंदर के कॉलम है, वो कॉलम्स की लिस्ट दिखेगी, ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप टेबल बना सकते हो। ठीक है, मोर एनालिसिस के लिए। मोस्टली दिस एनालाइज इन एक्सेल। एक्सपोर्ट ऑप्शन जो होते हैं वो एक्सपोर्ट ऑप्शंस डिपेंड करता है कि आपका जो एडमिन है ऑर्गेनाइजेशन का, उन्होंने वो एक्सेस दिए हुए या नहीं दिए हुए। ठीक है, सो लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं इन रिपोर्ट्स को पावर पॉइंट के फॉर्मेट में भी ले सकता हूँ। अगर मैंने पावर पॉइंट पे किया तो एक PPT प्रेजेंटेशन बन जाएगा, रिपोर्ट्स का स्क्रीनशॉट वो कैप्चर कर लेगा और एक PPT बना के दे देगा। ठीक है, या आप इनको PDF के फॉर्मेट में भी डाउनलोड कर सकते हो रिपोर्ट्स को। कभी कभी हमें
क्लाइंट्स को पीडीएफ रिपोर्ट देनी होती है, पीपीटी चाहिए होती है फॉर प्रेजेंटेशन पर्पज वगैरह, तो उस टाइम पे ये हैंडी हो जाता है हमें रिपोर्ट्स को पीपीटी के फॉर्म में या पीडीएफ के फॉर्म में सबमिट करना। ठीक है, अगेन शेयरिंग का ऑप्शन यहाँ पे भी है, जैसे मैंने बोला कि शेयर विथ अदर पीपल्स, आप यहाँ पे ईमेल एड्रेस पुट करके शेयर कर सकते हो उन यूजर्स को वो रिपोर्ट जो इस वे से शेयर होते हैं उनको वो यहाँ पे दिखेंगे ब्राउज में, ये दिख रहा है शेयर्ड विथ मी, यहाँ पे जाएंगे शेयर्ड विथ मी पे, तो जो रिपोर्ट्स उनके साथ शेयर हुई है वो यहाँ पे लिस्ट में उनको दिखेंगे। फाइन, सो पावर बीआई सर्विसेज में दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट, वर्कस्पेस का एक्सेस कैसे मैनेज करते हैं हम, एप्लीकेशन लेवल का एक्सेस कैसे मैनेज करते हैं, वर्कस्पेस का आइडेंटिफिकेशन जो होता है, जैसे कि दिस राहुल टेस्ट वर्कस्पेस है, यहाँ पे देखो कुछ साइन वगैरह नहीं है, राइट। लेट्स से अगर मैंने यहाँ पे एक नया वर्कस्पेस क्रिएट किया, लेट मी शो यू, मैंने एक नया वर्कस्पेस क्रिएट किया जैसे कि पीपीयू टेस्ट करके ऐसे एक वर्कस्पेस का नाम दे दिया मैंने, एंड एडवांस में जाके मैंने अगर यहाँ पे देखो प्रीमियम पर यूजर को सेलेक्ट कर लिया और अप्लाई कर दिया, तो ये साइन दिख रहा है, एक डायमंड का साइन और एक पर्सन का साइन है। सो आप इस वे से आइडेंटिफाई कर सकते हो, जैसे कि मैं वर्कस्पेस पे गया, देखो ये राहुल टेस्ट वो जो वर्कस्पेस है वो प्रो वाला है, इसमें कुछ साइन नहीं है। पीपीयू टेस्ट वाला जो है यहाँ पे एक डायमंड आया हुआ है और एक यूजर है, देखो पीपीयू टेस्ट नाम है, पावर बीआई प्रीमियम पर यूजर कंटेंट ऐसे लिख के आ रहा है, राइट। सो यहाँ पे आप आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो देख के कि दिस पर्टिकुलर वर्कस्पेस पीपीयू के अकाउंट से बनाया हुआ है या प्रो बेस अकाउंट से बनाया हुआ है, आपको नॉर्मली देख के भी पता चल जाएगा। अगर ये ओनली डायमंड है, एक और टाइप आता है कि ये जो जब हम वर्कस्पेस क्रिएशन करते हैं तो वहाँ पे प्रीमियम कैपेसिटी का जो ऑप्शन है, राइट, जो ग्रेड आउट था, हमें ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा था, वो मतलब टिक मार्क करने के लिए वो नहीं मिल रहा था, लेकिन अगर वो प्रीमियम कैपेसिटी का सेलेक्टेड है तो यहाँ पे सिर्फ डायमंड आएगा, उसके आगे ये पर्सन नहीं आएगा। अगर डायमंड है और उसके आगे पर्सन है उसका मतलब पीपीयू है, और सिर्फ डायमंड है तो उसका मतलब प्रीमियम कैपेसिटी वाला। ठीक है, तो ऐसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं विजुअली डायरेक्टली कि हमें पता चल जाता है कि हाँ ये वर्क स्पेस है, शायद ये प्रीमियम कैपेसिटी वाला है, ये पीपीयू वाला है, ये प्रो वाला है। ठीक है, अगर इस पीपीयू टेस्ट वाले वर्कस्पेस के अंदर कोई इंफॉर्मेशन रखी हुई, रिपोर्ट रखा हुआ है, तो उसको देखने के लिए अदर यूजर के पास भी पीपीयू ही चाहिए, लेकिन प्रो वाले के अंदर जो कंटेंट रखा हुआ है उसको देखने के लिए प्रो भी चलेगा, पीपीयू भी चलेगा। फाइन, सो यहाँ तक हम सर्विसेज का पार्ट हमने कवर कर लिया। कल के लेक्चर में हम रो लेवल सिक्योरिटी का जो एक पार्ट है वो मैं आपको एक इंट्रोडक्टरी बताऊंगा कि हाउ वी क्रिएट रो लेवल सिक्योरिटी, रो लेवल सिक्योरिटी का डिफरेंट टाइप्स क्या होता है, क्यों इम्प्लीमेंट करना होता है, कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, उसका एक जस्ट इंट्रोडक्टरी एक ओवरलुक देखेंगे, देन वी विल डिस्कस ऑन द प्रोजेक्ट्स पार्ट। ओके, फाइन देन, कल 10 बजे। यस सर। फाइन, तुम लोग यहाँ पे आओगे या ऑनलाइन आओगे ना? ठीक, फाइन देन 10 बजे मिलते हैं हम सुबह फिर। ओके, थैंक्स। सर इसका कुछ क्वेश्चन बैंक मिल सकता है क्या? पावर बीआई के ऊपर क्या कुछ है मेरे पास, लेट्स सी, मैं ग्रुप में व्हाट्सएप में डाल दूंगा, कुछ पीडीएफ है मेरे पास, शेयर ऑन ओके सर, व्हाट्सएप। ओके। और ना सर ये एसक्यूएल का भी ना मॉक वगैरह चल रहा है, तो अभी मतलब कौन से क्वेश्चंस करने चाहिए वो भी थोड़ा अगर मिल जाता तो। सीक्वल का मैंने दिया था हो लिंक, चुके एक असाइनमेंट्स मेल। दी थी सर आपने, वो तो कर लिए हैं, बट कुछ ऐसा मतलब खाली क्वेश्चंस बैंक अरे वो तो। क्वेश्चन बैंक से अच्छा असाइनमेंट्स को ही वापस से एक बार ट्राई करो, ओके असाइनमेंट सर, से ही सब कुछ क्लियर हो जाएगा, आपको क्वेश्चन बैंक की जरूरत ही नहीं है। और वो क्या असाइनमेंट पूछने का। वाला, एक्स्ट्रा तो कोई पूछने वाला है नहीं, असाइनमेंट्स में सारी चीजें हमने कवर कर ली है। ओके, आई होप सब लोगों ने असाइनमेंट्स कंप्लीट किए ना। हाँ सर वो कंप्लीट कर। ये सीक्वल तुमसे कौन गए थे, कौन गए थे तुमसे सीक्वल? अच्छा, वैभव गए थे। ओके, और तुम लोगों का सीक्वल मैंने लिया था,
मैंने किनका सीक्वल लिया है? DA14 का लिया है, 12 का लिया है? अच्छा, 12 12 का लिया। अच्छा, ठीक है। तो तुम लोगों का वैभव ले रहा है, राइट? DA14 का। क्यों समझा नहीं था कि मैंने सिखाया? अच्छा, ठीक है। मुझे लगा मैंने सिखाया, वो समझा नहीं था। It's fine. Congratulations. Huh? Oh, fine, झाले. सर आजचं रेकॉर्डिंग भेटेल ना? Yes, yes, sure.